Okay, आज के लेक्चर में मैं बेसिकली सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से रिलेट करके कुछ अच्छे क्वेश्चंस लूंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन तक हम पहुंच पाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A ball of mass m moving with a speed v naught bounces back and forth between two massive stationary balls separated by a distance l. The collision are perfectly elastic and effect of gravity is to be neglected. One of the wall starts moving slowly towards the other wall with a speed v1. v1 is very less than v0. Find the velocity of the ball when the distance between the walls has been reduced to L by 2. तो L by 2 इनिशियली ये वॉल्स के बीच का डिस्टेंस L है एंड हम लेफ्ट वाले वॉल को एक कांस्टेंट स्पीड से v1 से मूव करा रहे हैं। जब ये सेपरेशन वॉल के बीच की L by 2 हो जाएगी तब बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी आपको ये फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी v0 दिया हुआ है। एक और जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये है कि v1 की वैल्यू v0 से बहुत कम है, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का अप्रोच थोड़ा सा अनकन्वेंशनल, मतलब ये सब चीजें जब तक आप एक बार देखोगे नहीं तब तक आपको ये स्ट्राइक नहीं करेगा कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। सबसे पहली चीज ये है कि आप इंस्टेंटेनियसली सोचो, किसी भी एक इंस्टेंट में अगर मैं बात करूं तो दोनों वॉल को एक सर्टेन सेपरेशन पे मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों वॉल्स को एक सर्टेन सेपरेशन पे शो कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ये दोनों वॉल्स के बीच का एक सर्टेन सेपरेशन है। लेट अस से दिस सेपरेशन इज x। इन दोनों वॉल के बीच के सेपरेशन को मैं x मान ले रहा हूँ। ये इंस्टेंटेनियस सेपरेशन है। इनिशियली ये l था, बाद में l by 2 होगा, बट इंस्टेंटेनियस ये मान रहा हूँ कि ये x का डिस्टेंस है इनके बीच का। ठीक है, एंड लेफ्ट वॉल को तो हम एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हैं v1 से। एंड हमारा जो बॉल है ये मान लेते हैं कि इसके पास इस कोलिजन, कोई भी एक कोलिजन है उसके तुरंत बाद इसकी स्पीड v हो चुकी है। लेट अस अज्यूम कि ये स्पीड v से रिटर्न कर रहा है। ये स्पीड हमें पता नहीं है कितनी है, बट मैं मान लेता हूँ कि स्पीड v से ये रिटर्न कर रहा है इस वॉल से। तब जब इसका स्पीड x सेपरेशन x है तो यहाँ से ये बॉल जब जाएगा इधर जाके फिर इस वॉल से राइट वाले वॉल से टकराएगा एंड फिर ये वापस आ जाएगा। इस बीच में जो वॉल होगा वो काफी कम डिस्टेंस शिफ्ट किया होगा, है या नहीं? बहुत कम डिस्टेंस शिफ्ट किया होगा क्योंकि v1 की वैल्यू ऑलरेडी उसने दे रखी है, v0 से बहुत कम है। तो ऑलमोस्ट ऐसा अपीयर होगा, ऑलमोस्ट ऐसा मान सकते हैं कि x जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड रह गया इस दोनों कोलिजन के बीच का। मतलब यहाँ पे जब ये वापस आ चुका होगा तब आप ये मान सकते हैं कि इसकी ऑलमोस्ट सेपरेशन x ही रही होगी। अब ये टकराएगा इसके साथ एंड टकराने के बाद ये कुछ एक वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। अब जो वेलोसिटी इसके पास होगी ये डेफिनेटली v नहीं होगी। कोलिजन के पहले v था बट कोलिजन के बाद v नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम होना चाहिए ना, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड मैंने माना ये फर्स्ट कोलिजन, मतलब मान रहे हैं कि उस मतलब एक बार जाके रिटर्न आया है उसके बाद पहले कोलिजन के बाद का स्पीड लिख रहे हैं, तो इसको मैं मान लेता हूँ v प्लस dv हो चुका है। ठीक है, इन दिस टाइम इंटरवल, मतलब जब ये कोलाइड करके वापस आ चुका है। ठीक है, अब एक चीज तो है कि ये dv की वैल्यू कितनी होगी, पहले आप ये फाइंड आउट कर लो। इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन लगाओ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये सेम होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना दिख रहा है आपको? v प्लस dv माइनस ऑफ v1 दिख रहा है आपको? ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, दिख रही है? रिवर्टन ऐड करो आपको दिख जाएगा। बॉल v1 से आ रहा है एंड बॉल v प्लस dv से जा रहा है, तो रिवर्टन ऐड करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि v प्लस dv माइनस ऑफ v1 आ जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है एंड दैट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोलिजन के जस्ट पहले का स्पीड कितना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? v1 प्लस v दिख रहा है, दिख रही है? कोलिजन के जस्ट पहले दिख रही है? बॉल जा रहा है वॉल की तरफ v से एंड बॉल की तरफ जा रहा है v1 से, तो दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो गई? v प्लस v1 हो गई है। करेक्ट है? करेक्ट है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो v कैंसिल आउट हो गई है एंड यहाँ से dv की वैल्यू मिल गई है आपको। dv की वैल्यू कमिंग आउट टू बी 2v1। मतलब जितनी बार कोलिजन होगी, जितनी बार भी कोलिजन होगी उतनी बार इस बॉल की स्पीड 2v1 से इंक्रीज करती चली जाएगी। एक बार कोलिजन होगा 2v1 से इंक्रीज करेगा, दूसरी बार कोलिजन होगा फिर 2v1 से इंक्रीज करेगा, तीसरी बार कोलिजन होगा फिर 2v1 से इंक्रीज करेगा। तो ऐसे करके कोलिजन, एवरी कोलिजन में आप ये मान सकते हैं कि बेसिकली स्पीड आपकी 2v1 से इंक्रीज करती चली जा रही है। ठीक है, अब एक चीज है, अगर मैं इस v1 को x के टर्म्स में लिखना चाहूँ, v1 को x के टर्म्स में, क्योंकि x का ही लिमिट देखो हमको पता है, वी नो द लिमिट ऑफ x की वैल्यू में स्टार्ट कहाँ से करना है? l से स्टार्ट करना है एंड फाइनली कहाँ पे जाना है? l by 2 पे जाना है। तो x का लिमिट हमको पता है, तो x को आप किस वेलोसिटी से रिलेट कर सकते हैं? पहला है v1 से रिलेट कर सकते हैं। तो v1 को अगर आप x के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखेगा? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सेपरेशन x लिख सकते हैं, क्योंकि राइट वॉल फिक्स्ड है और लेफ्ट वॉल मूव कर रहा है तो उससे x डिक्रीज कर रही है। तो जिस रेट से x डिक्रीज कर रहा है वही तो अपना v1 होगा, राइट?
कह सकते हैं इसको, राइट? कह सकते हैं ना। अब ये सोच के देखो, अगर मैं ये बोलूं कि लेफ्ट वाले वॉल से दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम था, मतलब जब ये इधर से, मतलब जब इसकी स्पीड v थी तब की मैं बात कर रहा हूँ, ये इधर से इधर गया एंड इधर से इधर आया, तो यहां से जाके आने में इसको जो टाइम लगा होगा, लेट अस से दैट टाइम इज dt, लेट अस से दैट टाइम इज dt, तो dt टाइम कितना होगा, 2x/v लिख सकते हैं। गया x, आया x, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज x एंड विद स्पीड v, सो 2x/v टाइम में ये बेसिकली एक ही वॉल से, लेफ्ट वाले वॉल से जाके वापस से आने में उसको उतना टाइम लग जाएगा। अब इतने टाइम में वॉल कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा ये हम निकाल सकते हैं ना, दैट विल बी अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बट दैट कैन बी फाउंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग v1 विद द टाइम इंटरवल dt, राइट? समझ आ रही है आपको? तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को हम रिलेट कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग द टाइम, सॉरी, the time interval dt between two successive collision with same wall, same left wall, when its speed was v, when its speed was v, its मतलब यहाँ पे कॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है? its speed was v is dt is equal to 2x divided by v लिख लिया हमने, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है? अब थर्ड इक्वेशन मैंने आपको बताया कि जितना डिस्टेंस ये वॉल मूव कर जाएगा, dx अमाउंट अगर मूव किया है मान लेते हैं, तो फिर dx अमाउंट मूव किया है, तो वो dx को हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, v1 से dt को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इतने से वो सेपरेशन श्रिंक कर जाएगा इस dt टाइम में, ये हम मान रहे हैं। सो इन दिस टाइम इंटरवल ऑफ dt, in this time interval of dt, the separation x decreases by minus of dx is equal to v1 dt। माइनस dx क्यों लिखा है, क्योंकि dx itself is a negative quantity, क्योंकि x घट रहा है ना, राइट? तो dx is a negative quantity and negative के साथ एक और negative मल्टीप्लाई किया, तब हमें क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव मिलेगा। समझ आ रही है? Are you understanding? ये dx नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, dx itself is negative। हाँ बोलिए सर। आप बोल रहे थे कि इस टाइम इंटरवल मतलब जब बॉल बाउंस करके आ जाएगा, उसका जो मतलब वॉल जितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा वो तो मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो तो वेलोसिटी ऑफ जो वॉल अप्रोच कर रहा है वो तो v0 से बहुत ज्यादा कम है। हाँ, बट यही इसलिए तो इसको dx ही लिखा मैंने इसको कोई बड़ा फाइनाइट अमाउंट तो लिखा नहीं है, आप अगर ध्यान दोगे तो मैंने उसको dx लिखा है ना, छोटा अमाउंट है वो, छोटा छोटा अमाउंट करके ही तो कितना चेंज हो रहा है वही तो हमें फाइंड करना है ना। छोटे से टाइम इंटरवल dt में वो छोटा सा डिस्टेंस चेंज किया dx, और ऐसे ही छोटे छोटे dt टाइम बहुत ज्यादा लोगे तो ऐसे dx करके x तो घटता चला जाएगा ना काफी सारा। अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास सारे वेरिएबल्स को रिलेट करता हुआ एक इक्वेशन आ चुका है। अब मैं इसको परफेक्ट एक मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा इन सब तीन इक्वेशंस को हेल्प से, और अब फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। तो एक बार जस्ट देख लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या चीज को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखो dv की वैल्यू 2v1 है, एंड v1 को थर्ड इक्वेशन से हम dx/dt लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 3। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, dv is equal to 2 times of v1 and v1 is minus of dx/dt, करेक्ट है? ठीक है, ठीक है। और dt की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन से यूज करो, तो dt की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम, 2x/v लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ dx डिवाइडेड बाय dt की वैल्यू, dt इज 2x डिवाइडेड बाय v, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड देखो आपके पास इक्वेशन आ गई है। सो व्हाट यू गेटिंग इज dv divided by v is equal to minus of dx divided by x। अब दिख रही है आपको, जो बॉल की वेलोसिटी है और जो सेपरेशन x है उनको मैंने रिलेट कर लिया, आपको दिख रही है? हमें जो भी देखो, हमें वेरिएबल्स क्या क्या पता है, हमें ये पता है कि x कहां से कहां चेंज कर रहा है।
और हमें निकालना क्या है, बॉल का वेलोसिटी निकालना है। सो समवेयर और द अदर आपको बॉल की वेलोसिटी को एक्स के साथ रिलेट करने का एक रिलेशन फाइंड करना था। जब आपने टाइम के साथ रिलेट करके फाइंड किया था तो टाइम वाज एन अननोन क्वांटिटी, टाइम आपको पता नहीं था कि वो टाइम कितना लेना है आपको, तो यू डू नॉट नो दैट dt कितना है, तो इसीलिए आपको उसको भी एलिमिनेट करने का सोचना था। तो यहाँ पे फाइनल अभी यहाँ तक अभी आ चुका है, तो अब मेरे पास मुश्किल काम नहीं है कुछ भी, अब बस लिमिट्स डालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, बाद की वेलोसिटी v हो चुकी है, इनिशियल सेपरेशन x जो था वो l था, एंड बाद की सेपरेशन l/2 हो चुकी है। तो इसकी सिंपल सी इंटीग्रेशन है, इसमें आप लिख सकते हैं दिस इज ln ऑफ v by v0 is equal to minus of ln of l/2 by l आ जाएगा, सो विच इज बेसिकली ln2 लिख सकते हैं आप। सो देयरफॉर यहाँ से देखोगे तो v की वैल्यू 2v0 आ गई है, दिख रही है, तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। क्लियर है, सेपरेशन जब हाफ होगी तो वेलोसिटी डबल आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे सपोजली मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन अच्छा कैसे सेट किया जा सकता है। जैसे इस केस में मान लो कि मैंने बोल रखा है कि ये दो वॉल के बीच में मान लो कि 100 गैस मॉलिक्यूल्स मैंने भर रखे हैं, ठीक है, 100 गैस मॉलिक्यूल्स भर रखे हैं और सबकी स्पीड मान लो हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है, ये मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मैंने बोल दिया कि आपको जिगजैग कुछ भी नहीं कंसिडर करना है। आप ये मान के चलो कि बेसिकली सारे बॉल्स, सारे गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहे हैं एंड विदाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब अगर ये दोनों वॉल फिक्स होते तो गैस की स्पीड कभी चेंज नहीं होती, वो v0 से ही मूव करता रहता है, इलास्टिक कोलिजन होते रहते तो v0 से मूव करता रहता है। अब मैंने बोला कि मैंने लेफ्ट वाले वॉल को शिफ्ट करना शुरू किया बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, मैं इधर से फोर्स लगा के इसको मूव कराता जा रहा हूँ, एंड बताओ जब ये सेपरेशन हाफ हो चुकी है, मतलब जो पहले अगर एल पे था एंड बाद में l/2 हो चुका है, तो इस एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क परफॉर्म किया। तो फिर इस केस में आप क्या करेंगे, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हैं ना। आ रही बात समझ में? तो बस वहां से कर लेते हैं, आपको स्पीड तो पता ही था तो वहां से कर लेते हैं। क्लियर है? ये एक आसान सा क्वेश्चन, इसको पहले कर। Two identical rods are joined at one of the ends by a pin. Joint is smooth and rods are free to rotate about the joint. Rods are released in vertical plane on smooth surface as shown in the figure. The displacement of the joint from the initial position to the final position will be. Okay, आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट निकालनी है जब ये गिर जाएगा, ग्राउंड का सरफेस स्मूथ दे रखा है। अगेन फिर से वापस से सेम सिनेरियो है, सिमिलर सिनेरियो है, सेम तो नहीं बोले, सिमिलर सिनेरियो है। जो भी फोर्सेस ऐड करेंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऐड करेंगे, एक नॉर्मल है और एक ग्रेविटी है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेंगे, तो सेंटर ऑफ मास को भी आप वर्टिकली शिफ्ट कर सकते हैं, क्या हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं। तो पहले आप ये फाइंड आउट कर लो कि हॉरिजॉन्टली किस जगह पे है सेंटर ऑफ मास। तो दोनों आइडेंटिकल रॉड है तो दोनों के सेंटर ऑफ मास पे उनका सेंटर ऑफ मास को मार्क किया, एंड उसके मिडवे पे, सिंस आइडेंटिकल रॉड्स है तो सेंटर ऑफ मास उसके मिडवे होगा, कह सकते हैं ऐसा, कह सकते हैं ना। देखो चेक करो एक बार। यस सर। एक मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ठीक है, तो आपको देखो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपने हॉरिजॉन्टली तो पता कर लिया है, क्या आपको पता चल रहा है हॉरिजॉन्टली कितने दूर पे है? देखो तो ये डिस्टेंस क्या l/4 होना चाहिए, चेक करो एक बार, कंफर्म करो आपको समझ आ रही है अगर, क्योंकि दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, l/2 है, और दोनों आइडेंटिकल मास है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, बीच में ही लाई करेगा, तो l/4 हो जाएगा। समझ आ रही है? बिना फॉर्मूला लगाए ये सब कॉमन सेंस से कह सकते हैं, आप फॉर्मूला लगाएंगे यही आएगा, बट ये सब चीज तो कॉमन सेंस है। तो ये l/4 पे आ गया, आपको ये पता चल गया है। तो जब भी ये रॉड गिरेगा, जब भी गिरेगा, तो सेंटर ऑफ मास फाइनली क्या इसी लेवल पे रहेगा, मतलब इसी लाइन पे रहेगा या नहीं, ये सोच के देखो, रहेगा या नहीं? हाँ सर। वर्टिकली नीचे गिरेगा, और वो तो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से है। तो आपका फाइनल सिचुएशन जो दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। देखो मैंने सही बनाया, फाइनल सेंटर ऑफ मास का लोकेशन तो यही होगा ना, ये समझ आ रही है आपको? हाँ सर। तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस किया ये आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, 3l/4 है क्या, देखो तो एक बार, दिख रही है? हाँ सर।
उसने हमसे पूछा किसका डिस्प्लेसमेंट है, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट पूछा है, सेंटर ऑफ मास नहीं पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट पूछी है, दिख रही है, हाँ दिख रही है। हाँ तो सर। तो जॉइंट कितना डिस्टेंस ये शिफ्ट किया हॉरिजॉन्टली, L/4, एंड वर्टिकली कितना शिफ्ट किया है, L, दिख रही है आपको, यस दिख रही सर। है। तो बस आपको तो आराम से मिल जाएगा। सो हमने कंसेप्ट जो यूज किया वो ये यूज किया है कि F हॉरिजॉन्टल ये नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, ये 0 है ऑन सिस्टम ऑब्वियसली, सो देयरफॉर C1 कैन नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट जो हमें निकालना था, दैट विल बी रूट अंडर ऑफ L square plus L/4 का स्क्वायर, which is giving you 16 plus 117, so root under 17 L divided by 4। देखो समझ आई है क्या आपको, क्लियर है, क्लियर है सभी हाँ को। सर, हाँ सर। ये आसान क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट वाले में नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये अच्छा एक कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, प्योर रोलिंग के कंस्ट्रेंट पे बेस्ड है। A solid sphere is undergoing pure rolling motion on a fixed semicircular shaped dome। डोम मतलब बेसिकली ऐसा एक कटोरा जैसा एक सरफेस हो। फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल रोलिंग में निकालना सीखा था, आपको याद है, याद है, डू यू रिमेंबर, याद है या नहीं याद है आपको। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर एक ऑब्जेक्ट रोल करे तो उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये निकालना याद है आपको। सर कैसे निकाल रहे थे याद है, कि हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे तो फिर उस केस में हर एक पॉइंट हमको क्या दिखता है, सर्कुलर मोशन में यूसीएम में, और अगर हर एक पॉइंट यूसीएम में है तो उस केस में हर एक पॉइंट के पास क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, राइट, है ना। हाँ सर। बट और हम ये देखते थे कि सेंटर ऑफ मास अनएक्सेलरेटेड है, इसीलिए जो भी एक्सेलरेशन उस पॉइंट के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आनी है, दैट विल बी द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आल्सो। बट ये तब था जब आपका सेंटर ऑफ मास अनएक्सेलरेटेड है। बट अगर सेंटर ऑफ मास खुद एक्सेलरेटेड है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को भी तो आपको वेक्टोरियली ऐड करनी पड़ेगी ना, राइट। यस अब सर। इसमें एक चीज नोटिस करो, जो सेंटर ऑफ मास का लोकस है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है या सर्कुलर पाथ है, चेक करो एक बार, चेक करो, स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है। सर। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोल कराता हूँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोल कराता हूँ इस सरफेस पे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, बताओ, ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बोला नहीं सर मैं। फिर आप क्या सोच के स्ट्रेट लाइन बता रहे हो, बताओ, स्ट्रेट लाइन क्या सोच के बता रहे हो। सो इसमें जो आपको दिख रही है वो ये दिख रही है कि इस ऑब्जेक्ट का जो ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, दिस इज लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर है, और जब अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो पक्का इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ना, राइट। तो अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है मतलब सेंटर ऑफ मास है, और जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है वो डोम का सेंटर है, समझ आ रही है आपको, इसको सी डैश कह लेते हैं, क्लियर, समझ आ रही है आपको। हाँ सर। सो सिंस COM is moving in a circular path, उसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, कितनी रेडियस है, कैपिटल प्लस स्मॉल आर। कैपिटल प्लस स्मॉल आर, दिख रही है आपको, दिख रही है। हाँ सर। 10 आप ये लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस r हो गई है, ठीक है। अब डायरेक्शन इसका किस तरफ है, टुवर्ड्स दी सेंटर C डैश है, तो एक काम करते हैं इसमें डायरेक्शन मार्क कर देते हैं, लेट अस से ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है ये हमारे लिए पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, ठीक है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो C मैंने मार्क किया है, C का एक्सेलरेशन, दिस इज एक्चुअली अलोंग माइनस ऑफ j कैप, लिख सकते हैं क्या ऐसा, देखो तो एक बार, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ सर। ठीक है।
अभी जो पॉइंट P है हमारा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P कह रहे हैं, ये आपको पता है कि ये वाली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, तो दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू स्मॉल r एंड दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड्स डायरेक्शन, राइट? समझ आ रही है आपको? यस। तो उसमें अब क्या लिखेंगे? अब हम ये लिखें, सो देयरफॉर नाउ acceleration of point P with respect to center, that will be omega square into r and its direction is along. अच्छा, ये माइनस जे कैप क्यों लगाया मैंने नीचे का पॉजिटिव लिया था ना, तो प्लस जे कैप होगा ना, देखो तो एक बार चेक करो। हाँ सर, मैंने जे कैप नहीं हुआ, मैंने नीचे ही तो पॉजिटिव लिया था, ठीक है? हाँ, जब हम एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू C लिख रहे हैं तब ये माइनस ऑफ जे कैप लगाएंगे, क्योंकि हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया है और ये ऊपर की तरफ है, ठीक है? ठीक है। एंड ओमेगा तो खुद ही v बाई r है, तो इसको हम लिख सकते थे v स्क्वायर बाई स्मॉल r लिख सकते थे, ये आपका माइनस ऑफ जे कैप कहलाएगा। तो अब आपको एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P चाहिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विल बी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर एंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, वेक्टोरियल सम करना पड़ेगा, जस्ट अलजेब्रिक सम नहीं। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, P विथ रिस्पेक्ट टू C इज v स्क्वायर बाई r माइनस जे कैप कहलाओ, एंड प्लस सेंटर का एक्सेलरेशन था v स्क्वायर बाई r प्लस r, दिस वाज अलोंग प्लस जे कैप, and therefore this becomes v square कॉमन आउट कर ले, एंड यहाँ पे r प्लस r एंड माइनस r, तो एक माइनस r बच जाएगा, तो माइनस r डिवाइडेड बाय स्मॉल r इनटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, एंड ये j कैप के अलॉन्ग आ जाएगा। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज v स्क्वायर इनटू कैपिटल R बाय स्मॉल r इनटू r प्लस r एंड डायरेक्शन इज माइनस ऑफ j कैप के अलॉन्ग। माइनस ऑफ j कैप बोला, इसका मतलब डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ ही है ना? हाँ सर। देखो सबको समझ आया कैसे हमने एनालाइज किया है मोशन को? समझ आइए सभी को? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक सिमिलर सा क्वेश्चन है। सिमिलर मतलब किसके सिमिलर है? ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला क्वेश्चन समझ आ रही है? ये वाले क्वेश्चन याद रहा है? अभी तुरंत तो किया है, इससे सिमिलर है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है? आंसर्स हम मैं आपको ग्रुप में ही बताऊंगा, आप अटेम्प्ट करके बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्या है इसमें देखो एक रॉड दिख रहा होगा, स्मूथ रॉड लिखा हुआ है, दिख रहा है? फिक्स स्मूथ रॉड, और फिक्स स्मूथ रॉड के ऊपर एक 2m मास का एक रिंग लगा हुआ है, देखो दिख रहा है? 2m मास का एक रिंग है, उसके ऊपर एम्बेडेड है, एंड उस रिंग से हमने क्या किया, एक लाइट स्ट्रिंग को बांध दिया है लेंथ l का, और दूसरे एंड पे मास m बांध दिया है, और उसके बाद सिस्टम को गिरने के लिए छोड़ दिया। अगर सिस्टम को गिरने के लिए छोड़ोगे तो नीचे वाला जो m मास है वो इसके ऊपर क्या होगा, एक मतलब 2m के रिस्पेक्ट में देखोगे तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए गिरेगा, बट 2m खुद ही तो राइट की तरफ स्लाइड करेगा, होगा ही नहीं होगा? 2m खुद राइट की तरफ स्लाइड करेगा, तो 2m का लोकस तो स्ट्रेट लाइन ही हो गया। 2m का लोकस क्या है? स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? राइट? एंड m का लोकस क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू 2m सर्कुलर पाथ, एंड 2m मूविंग स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्कुलर पाथ तो नहीं हुआ ना, ये समझ आ रही है? ठीक है, अब वापस से ये क्वेश्चन वैसे ही पूछा उन्होंने, व्हेन द मास m इज एट द लोएस्ट पॉइंट, m मास जब लोएस्ट पॉइंट होगा तब उसके लिए कुछ चीजें फाइंड करनी है। एक है नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय रॉड ऑन रिंग निकालनी है, फिर एक्सेलरेशन ऑफ m निकालना है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ m निकालना है। ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस किया ना, किए ना वहां पे डिस्कस? ठीक है, सो दिस इज टू बी अटेम्प्टेड एट होम, अटेम्प्ट, ठीक है? ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये काफी डिफिकल्ट वाले पार्ट में मैं मानूंगा, इसको कंसेप्चुअली काफी डिफिकल्ट पार्ट आएगा ये। ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ पहले, लंबा सा क्वेश्चन है। A cat initially hanging on a rod in static equilibrium as shown in the figure. देखो यहाँ पे एक वर्टिकल रॉड दिखा रखा है, उसका मास 4 kg है एंड लेंथ 2m दिखा रखा है, 2m मतलब 2 मीटर्स है, एंड लोएस्ट पोजीशन पे कैट दिखा रखा है और मेंशन कर रखा है कैट को आप मान के चलिए पॉइंट मास है, और ये रॉड जो है एक पुली के थ्रू कनेक्ट होके फिर एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, एंड ब्लॉक के लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा है 25 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो सरफेस स्मूथ दे रखा है। तो पहला चीज है हम इक्विलिब्रियम कंसिडर करके
मास ऑफ कैट तो तुरंत निकाल सकते हैं। देखो कैट का मास उसने दिया नहीं है, तो हम कैट का मास तुरंत निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। तो पहला काम हम यही कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली हमें। तो यहाँ से टेंशन टी है, तो ऑब्वियसली इधर भी टेंशन टी होगा, मतलब 25 न्यूटन का होगा। एंड यहाँ पे भी आपके 25 न्यूटन, यहाँ पे भी आपकी 25 न्यूटन, तो इधर से 2t हो जाएगा, मतलब 50 न्यूटन आ जाएगा। तो 50 न्यूटन का टेंशन है ऊपर की तरफ, और रॉड का वेट है 4 kg एंड कैट का वेट हमें पता नहीं है। तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम हम क्या कंडीशन लगाएंगे, फ्रॉम इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन बन रहा है, 50 इज इक्वल टू 4 प्लस m, m इज मास ऑफ कैट, ठीक है, इनटू g, दिस इज मास ऑफ कैट। देखो तो आपको मास ऑफ कैट तुरंत मिल गया, कितनी आ रही है, 1 kg आ रही है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, आगे, अब आगे बढ़ते हैं। If the cat climbs up on the rod from its lower end towards its upper end with a monotonically increasing acceleration, monotonically increasing acceleration मतलब acceleration constant में ये भी नहीं दे रखा है, बस ये कह रखा है acceleration लगातार increase कर रही है। monotonically मतलब लगातार increase करना। rate of increase of acceleration भी क्या है वो भी नहीं दे रखा है, ठीक है। we do not know what is the rate of increase of acceleration। आ रही बात समझ में आपको? सो अभी इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये है कि हमको ये एक्सेलरेशन भी पता नहीं है कितना है, किस रेट से एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है ये भी नहीं पता, बस इतना बोले उसने कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। एंड उसके बाद उसने क्या रखा है, कोई if the cat climbs up on the rod from its lower end towards its upper end with a monotonically increasing acceleration starting at t equal to 0, मतलब t equal to 0 पे वो acceleration को उसने increase करना शुरू किया, and crosses the midpoint of the rod at t equal to t naught, t equal to t naught पे वो midpoint cross कर रहा है। The average speed of cat in this time interval, मतलब 0 से लेके t naught time interval में, is 2 meter per second relative to the rod, then the time interval, then in the time interval t equal to 0 to t equal to t naught आपको कुछ चीजें फाइंड करनी है। तो ये डेटा एक हमारे काम का होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द कैट इन दिस इंटरवल, ये वाला जो डेटा है ये हमें काम किया है, ठीक है। इसमें हम ये चीज तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड कितना, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड मतलब ये हम लिख सकते हैं दिस इज वेलोसिटी ऑफ, एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं, दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ cat with respect to rod, this is basically 2 meter per second। तो हम इसको लिख सकते थे कि displacement is 2 meter per second and time t naught है, तो ऐसा लिख सकते थे कि displacement of cat with respect to rod, ये हम लिख सकते हैं दिस इज हाफ आएगा, क्योंकि उसने कह रखा है मिड पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो मतलब हाफ ऑफ 2 मीटर लिख लेते हैं यहाँ पे, हाफ ऑफ 2 मीटर विच बिकम्स 1 मीटर, ठीक है। ये डेटा हमें पता है। अब आगे मूव करते हैं, उसने क्या क्या चीजें हमें फाइंड करने के लिए बोला, ये देखो। If the angle made by the displacement of center of mass of block plus cat, block और cat को मिला के सिस्टम ले रहे हैं, उसमें उन्होंने रॉड को इंक्लूड नहीं किया है, is phi with the horizontal, then tan phi आपको निकालना है, ये एक पार्ट है। मतलब पहले तो इसके लिए तो आपको सिस्टम का मतलब जो सिस्टम उसने बनाया है, जस्ट सेकंड, तो सेकंड पार्ट में पूछा है उन्होंने कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक कितना डिस्टेंस मूव करेगा उस इंटरवल में, ये फाइंड करना है हमें। फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक प्लस रॉड प्लस कैट सिस्टम, ये भी फाइंड करना है। एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम ब्लॉक प्लस रॉड, ये फाइंड करना है। तो काफी सारा सिस्टम उसने चेंज किया है, कभी ब्लॉक और कैट को लिया है, कभी ब्लॉक रॉड कैट को लिया है, एंड फिर ब्लॉक और रॉड को भी लिया है। अब देखो ये चीजें कुछ भी फाइंड करोगे आपको एक चीज समझ आ रहा है कि इंडिविजुअल अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लूं, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इनका फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो फिर मुझे किसी भी पेयर का बोले तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूँ, किसी भी पेयर का बोले, सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट। तो मेन टारगेट अब आपका ये फाइंड आउट करना है कि इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है सबके लिए, ये फाइंड करना है। अब इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, पहला तो ये सोचो कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिलेट कर पाऊं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, सबके एक्सेलरेशन देखो ये कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है, मतलब ब्लॉक रॉड कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है, एंड रॉड के ऊपर कैट है जो मूव कर रहा है, तो फिर ये सारे एक्सेलरेशन के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। एंड अगर मैं एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट कर पाऊंगा, तो फिर एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करके फिर वेलोसिटी से रिलेट कर सकते हैं,
एंड फिर वेलोसिटी को फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन से रिलेट करके फिर हम पोजीशन को रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये हमारे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड करने के बाद फिर हम वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड करेंगे, एंड वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड करने के बाद हम डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये काम अब हम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, when the rod starts accelerating, मतलब जब ये कैट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू रॉड मूव करना स्टार्ट करेगा तब तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके बाद का सिचुएशन क्या है मैं उसकी कंसीडरेशन ले रहा हूँ। ठीक है, सो व्हेन कैट starts moving with respect to rod, then there is no more equilibrium, there is no more equilibrium established. So अब हमारे पास सिस्टम ऐसा बन रहा है कि अच्छा इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, अच्छा इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, मेरा डायग्राम बनाने का टाइम बच जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे ऐसा सिचुएशन दिखा रहा हूँ कि ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन मान लेते हैं, इस तरफ आ रही है, कुछ एक ए बी लिख लेते हैं इसको, दिस इज ए बी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे टेंशन होगा, ये टेंशन आप याद रखना ये 25 न्यूटन नहीं है, यहाँ का भी टेंशन टी होगा, यहाँ का भी टी होगा, तो ये टी टी मिला के यहाँ पे 2t हो जाएगा, सिल बी 2t, एंड इसकी वजह से अच्छा रॉड का वेट खुद का है, दिस इज 4g, एंड रॉड की एक्सेलरेशन कुछ एक ऊपर की तरफ आएगी या नीचे की तरफ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे की तरफ ही मान लेते हैं, नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगी, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, एंड कैट का एक्सेलरेशन एक होगा। अच्छा कैट को एक बार करते हैं इससे अलग कर देते सिस्टम से, उसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग ड्रॉ करेंगे, इसलिए कैट को अलग कर देते हैं। कैट को हम सिस्टम से अलग कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि उसको अलग से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका। ठीक है, तो कैट के ऊपर फ्रिक्शन ही बेसिकली उसको ऊपर क्लाइंब करने में हेल्प करेगा। वो करा कैट को ऊपर जाने में कौन हेल्प करेगा, फ्रिक्शन ही ना। अरे फिर से स्क्रीन फ्रीज हो गई शायद। ओके ये देखो, कैट को ऊपर जाने में कौन हेल्प करेगा, फ्रिक्शन ही हेल्प करेगा ना, करेगा नहीं, इसलिए उसके ऊपर मैं एक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, एंड उसका खुद का वेट 1g होगा। 1g क्यों, क्योंकि उसका वेट हमने मतलब मास उसका 1 किलोग्राम हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, एंड इसमें एक एक्सेलरेशन है इसका, this acceleration is with respect to ऊपर की तरफ हम जो मान रहे हैं, this is acceleration with respect to rod, so acceleration of cat with respect to rod is upwards and acceleration is of rod is downwards, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, ACR माइनस ऑफ AR, यही हुआ ना, चेक करो एक बार हुआ या नहीं, this is acceleration of cat with respect to ground, क्लियर है, समझ आई आपको, देखो वेरिएबल समझ आ रही है। ये जो फ्रिक्शन हमने कैट पे दिखाया है ऊपर की तरफ, वही फ्रिक्शन रॉड पे लगाओगे तो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, क्लियर है, देखो एक बार डायग्राम एक बार चेक करो, सबको समझ आ रही है नहीं, एक बार कंफर्म कर दो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ या ना, कंफर्म कर लो। हाँ सर। ठीक है, अब इक्वेशंस फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 5 kg वाले ब्लॉक के लिए लिख लेते हैं। तो 5 kg वाले ब्लॉक के लिए जो इक्वेशन आ रही है हमारी, वो आ रही है d minus of 25 is equal to 5 times of acceleration of block। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन अब यहाँ पे रॉड के लिए लिख लेते हैं। रॉड के लिए फ्री बॉडी डायग्राम से, तो रॉड के ऊपर नीचे की तरफ फोर्सेस इज 4g प्लस फ्रिक्शन माइनस ऑफ 2t as is equal to 4 times of acceleration of rod, AR लिख लिया। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब थर्ड इक्वेशन कैट के लिए, फ्रिक्शन minus of 1g which is g, and that will be equal to mass which is 1 into acceleration of cat which is acceleration of cat with respect to rod minus of acceleration of rod। देखो समझ आ रही है आपको,
तो ये 1 को हटा ही देते हैं। देखो समझ आई आपको? अच्छा 1 रहने देते हैं, आप फिर नहीं तो बाद में कंफ्यूज करोगे। ये 1g रहने देते हैं। ये थर्ड इक्वेशन हो गई है। हमने वेरिएबल कितने चूज किए थे इस डायग्राम में? देखो तो एक एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक चूज किया था, एक एक्सेलरेशन ऑफ रॉड चूज किया था, एक्सेलरेशन ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, हाँ एक्सेलरेशन ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड चूज किया था। ये 3 वेरिएबल हो गए। और एक है अपना टेंशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन, रॉड का एक्सेलरेशन, टेंशन, फ्रिक्शन, 4। और एक है एक्सेलरेशन ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड। 5 वेरिएबल हो गए। 5 कैसे? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, टेंशन, acceleration of rod, friction and acceleration of cat with respect to rod। यही तो है, 4 वेरिएबल 5 हो रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, ठीक है। कैट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड का तो हमको उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो वो उसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करें, ठीक है। अभी चेक करो, हमें एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड तो पता है ना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड इज 1 मीटर अपवर्ड, ये तो हमको पता है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड जो वैल्यू है, इसके रिस्पेक्ट में मैं बाकी एक्सेलरेशन को रिलेट करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू रिलेट अदर्स इन टर्म्स ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक्सेलरेशन ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड जो है उसको मैं वेरिएबल नहीं मान रहा हूँ। आई एम ट्रीटिंग अदर्स एज वेरिएबल्स। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एक वेरिएबल है, टेंशन एक वेरिएबल है, फ्रिक्शन एक वेरिएबल है, एंड एक और जो है आपका एक्सेलरेशन ऑफ रॉड एक वेरिएबल है। तो 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल के लिए डेफिनेटली आपको 4 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन तो यहाँ से मिल चुका है। अब चौथा इक्वेशन कहाँ से आएगा? जब भी आपके पास एक इक्वेशन शॉर्ट पड़ता है, समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आप कंस्ट्रेंट यूज नहीं कर रहे हो। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन आपका 4th इक्वेशन होगा। अब आपको दिख रहा है कि ब्लॉक एंड रॉड सिस्टम वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको, राइट? वर्चुअल वर्क मेथड लगाओ, टेंशन के कोफिशिएंट से एक्सेलरेशन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, तो क्या दिख रहा है? कंस्ट्रेंट क्या बन रहा है? b into acceleration of b, ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, एंड 2t ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड नीचे की तरफ है, माइनस ऑफ 2t into acceleration of rod, this should be equal to 0। ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, समझ आया आपको? हाँ सर। तो यहाँ से आपको मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। ये आपकी 4th इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से पहले हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन में हमने 2 मल्टीप्लाई किया एंड सेकंड के साथ ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको एक बार ऐड करें तो ये हमारे पास आएगी 2t, तो कट जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो 4g प्लस f माइनस 50 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 10 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आएगा एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रॉड आएगा। देखो एक बार चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो एक बार, ठीक है। देख लो एक बार, चेक करो, ठीक है ना कैलकुलेशन? हाँ सर, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, इसमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक को मैं एलिमिनेट कर लेता हूँ, ठीक है, 4th इक्वेशन को यूज करके। इसको लिख सकते हैं 10 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रॉड एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, दिस बिकम्स 24 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रॉड आ रही है। एंड फ्रिक्शन की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, 3rd इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। So therefore 4g minus of 50 plus friction, and friction का value is g, मतलब इसको 10 लिख लेते हैं, इसको अच्छा g रहने देते हैं अभी, g plus acceleration of cat with respect to rod minus of acceleration of rod, and that is equal to 24 times of acceleration of rod। 4g is 40, 40 plus 10 is 50, 50 minus 50 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कट गया। एंड यहाँ से आ रही है एक्सेलरेशन ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड इज 25 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। दिख रही है आपको? देखो चेक करो एक बार। हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारा एक काम का रिलेशन हमको मिल चुका है, ठीक है। दिस इज अ वर्क, मतलब एक काम का रिलेशन है, क्योंकि इससे हमने एक्सेलरेशन ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड एंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, हमें इससे देखो अब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक भी पता चल जाएगी। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पता थी, ये थी 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, तो ये हो जाएगी हमारे पास, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ
acceleration of cat with respect to rod divided by 25. ठीक है, हमें acceleration of block भी मिल गई है. We have found out acceleration of block also. अब acceleration of cat with respect to ground भी निकाल सकते हैं. So therefore acceleration of cat, that will be acceleration of cat with respect to rod minus of acceleration of rod, and that becomes 25 minus 1, which is 24 times of acceleration of rod. Clear है? देखो चेक करो एक बार. ठीक है, अब देखो मैंने इंडिविजुअली ब्लॉक का अच्छा रॉड का हाँ ठीक है, ब्लॉक का, रॉड का एंड कैट का एक्सेलरेशन को रिलेट कर दिया है. अच्छा कैट के इसको लास्ट स्टेप में, एक मिनट रुको, इसको लास्ट स्टेप में मैं रिलेटिव वाले में ही रहने देता हूँ क्योंकि वही वाला हमको पता है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज 24 into ACR cat with respect to rod divided by 25. ठीक है, ये जस्ट मैंने जो नोन वेरिएबल है उसके टर्म्स में ही रहने दिया है क्योंकि वही जो हमको पता है भाई उसी को यूज करना है हमको. तो ये हमने सारे वेरिएबल्स को देखो एक्सेलरेशन ऑफ कैट विद रिस्पेक्ट टू रॉड के टर्म्स में रिलेट कर लिया है. तो अब जैसे एक्सेलरेशन को आप लिखते हो dv by dt, ठीक है. तो अगर सोच के देखो, अगर मैं एक्सेलरेशन को dv by dt लिखूं दोनों तरफ ही, चाहे जो भी इक्वेशंस आपके बने हैं उसमें dt तो दोनों के लिए कॉमन आएगा या नहीं आएगा? तो dt कटेगा या नहीं? जैसे मान लो कि अगर मैं इसी इक्वेशन को यूज करता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिखूं, dvc डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 24 by 25 टाइम्स ऑफ dvcr डिवाइडेड बाय dt. ऐसा लिख सकते हैं. अब dt तो कट जाएगा एंड जब आप इंटीग्रेट करोगे तो दोनों की इनिशियल वैल्यू 0 थे, तो इससे इंटीग्रेट करने पे जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ कैट इज 24 by 25 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ कैट विद रिस्पेक्ट टू रॉड. यही तो बनेगा ना? समझ आ रही है? समझ आ रही है? हाँ सर. तो जो एक्सेलरेशन का रिलेशन है वही रिलेशन वेलोसिटी का भी बनने वाला है. अब देखो, अगर वेलोसिटी को हम लोग लिखें डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर मैं इसको सपोजली ds by dt लिखते हैं, ठीक है, ds by dt लिखते हैं, तो अभी यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी को लिखूं तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट इज इक्वल टू 24 by 25 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट विद रिस्पेक्ट टू रॉड. ऐसा लिखा जा सकता है? समझ आइए? आपने गलती से 25 लिख दिया. 24 by 25. अच्छा 25 by 25 लिखते हैं. ठीक है, तो ये हमारे काम का रिलेशन मिल गया. देखो कि हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट को हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट विद रिस्पेक्ट टू रॉड निकाल लिया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट विद रिस्पेक्ट टू रॉड तो आपको पता है दैट वाज 1 मीटर. तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 24 by 25 मीटर हुई या नहीं हुई है? और ये किस डायरेक्शन में? अपवर्ड से. समझ आ रही है आपको? समझ आई? यस. सिमिलर तरीके से क्या आपको बाकी भी पता है? सिमिलरली अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक लिखूं तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी 2 by 25 टाइम्स ऑफ, सॉरी एक्सेलरेशन या डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट ही लिख लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विल बी 2 by 25 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट विद रिस्पेक्ट टू रॉड एंड दैट विल बी 2 by 25. एंड ब्लॉक तो आपका राइट की तरफ शिफ्ट किया क्योंकि उसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ था, तो इसको लिखेंगे दिस इज 2 by 25 राइट वेज. ठीक है, और एक हमारा बच रहा है रॉड का निकालना ना. हाँ, तो रॉड के लिए तो डायरेक्टली 2 टाइम्स कर लेंगे. सो मैंने हाफ कर देंगे ब्लॉक का. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बाय 2 एंड दैट विल बी 1 by 25 एंड इसका जो डायरेक्शन है दैट इज डाउनवर्ड्स. क्लियर है? देखो समझ आइए, सबकी सारी वेरिएबल समझ आइए, समझ आइए, समझ आइए. हाँ सर. अब आप क्या करो, अब आप इस डायग्राम में, क्योंकि कोई राइट शिफ्ट कर रहा है, कोई ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको पूछा है, तो अब आप एक ही डायरेक्शन को तो लेके काम नहीं कर सकते, आपको एक्स वाई एक्सिस को लेके फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं राइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है मेरे लिए, एंड नीचे का जो डायरेक्शन है वो मेरे लिए आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है. ठीक है, ये वाई एक्सिस की तरह हम ट्रीट कर लेते हैं, या ऊपर की तरफ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप ऊपर ही मान लो, आपको वही नॉर्मली आदत है तो आप ऊपर की तरफ ही मान लो. ऊपर का डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो जो अगर नीचे जा रहा होगा तो उसके लिए नेगेटिव ले लेंगे. ठीक है, तो अब एक एक करके क्वेश्चन को आंसर करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं. If the angle made by displacement of center of mass of block plus cat, block और cat को मिला के एक सिस्टम बना रहे हैं,
एंड उसके डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की एंगल को वो फाई बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, tan फाई उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो पहला पार्ट कर रहे हैं, ब्लॉक प्लस कैट सिस्टम लिया है, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं, सो दैट विल बी मास ऑफ, अच्छा डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको, मास ऑफ ब्लॉक पहले लिख लेते हैं, मास ऑफ ब्लॉक कितना था 5 kg, सो 5 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसके लिए, ब्लॉक के लिए डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2/25 इनटू आई कैप, प्लस अभी कैट के लिए, कैट का मास इज 1 एंड उसका डिस्प्लेसमेंट था ग्राउंड के रिलेटिव कितना था 24/25 था अपवर्ड्स, सो 24/25 टाइम्स ऑफ प्लस j cap and divided by total mass, and total mass was 5 plus 1 which is 6 kg। देखो आपको समझ आई इक्वेशन, m1 m1 into r1 plus m2 into r2 divided by m1 plus m2 दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन जो आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये 5 के साथ इधर, सॉरी तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, तो ये आ रही है 2/5 आई कैप प्लस 24/25 जे कैप एंड इसके साथ 1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मीटर में आ रही है। एंड आपको डायरेक्शन पूछा था उन्होंने, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डायरेक्शन बन रहा है, तो देखो इस डिस्प्लेसमेंट का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट का एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एंड आपको ये आपने निकाल रखा है, दिस यू हैव फाउंड आउट, और ये एंगल फाई उसने क्या रखा था, ये वैल्यू आपने निकाला, दिस इज 1/6 ऑफ 24/25 एंड ये आपने निकाला है 1/6 ऑफ 2/5, सो देयरफॉर tan फाई की वैल्यू अगर लिखोगे दैट विल बी 24/25 डिवाइडेड बाय 2/5, सो ये 2 12 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 12/5 आ रही है, सो देयरफॉर फाई इज tan इनवर्स 12/5 आएगी, 5 tan इनवर्स 12/5, ये रहा ऑप्शन सी आ रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ब्लॉक पूछा है, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 2/25 मीटर्स राइट था, तो सेकंड पार्ट है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ब्लॉक इज 2/25 मीटर्स, ये आपका राइट की तरफ था। थर्ड पार्ट में मूव करें, vertical displacement of the system log plus rod plus cat, log plus rod plus cat, ये सिस्टम है, ठीक है। क्वेश्चन काफी लेंदी है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन कैलकुलेशंस कराए इन्होंने, तो अब ये तीनों सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन लिख रहे हैं, सिर्फ वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को काउंट नहीं करना है, तो जो 5m है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है, तो 5m into 0 लिखेंगे, प्लस अब रॉड के लिए लिखेंगे तो उसका मास सॉरी ये 5 kg था, 5m नहीं था, 5 kg था, हाँ सो और जो रॉड था उसका मास भी आपका 4 kg था, तो इसको लिखेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ इसका डिस्प्लेसमेंट वाज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड वाज 1/25 नीचे की तरफ, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1/25 एंड प्लस कैट के लिए जो हमने लिखा है दैट इज 1 into 24/25 and divided by total mass लेना है, total mass is 5 plus 4 plus 1, so this becomes 1/25 कॉमन आउट कर लें तो ये आ रही है 20/25 आ रही है, 20/25 and into 1/10 आ रही है, 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2/25 आ रही है, तो 2/25 मीटर पॉजिटिव आई है, मतलब ऊपर की तरफ है, दिस इज अपवर्ड्स, तो 2/25 मीटर अपवर्ड्स आ रहा है, 2/25 मीटर्स अपवर्ड्स, ये भी तो 2/25 ही था। अब तीसरा पार्ट आ गया हमारे लिए, चौथा पार्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम ब्लॉक प्लस रॉड सिस्टम, ब्लॉक और रॉड को मिला के एक सिस्टम ले रहे हैं और उसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं, ये है आपका फोर्थ पार्ट, ब्लॉक प्लस रॉड सिस्टम बनाया है यहाँ पे,
एंड इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग हॉरिजॉन्टल पूछा है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो फिर से वही करें तो 5 इनटू जो ब्लॉक का हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था दैट वाज 2/25, तो 2/25 एंड बाकी का तो जीरो ही है, तो इसमें लिखेंगे तो 4 इनटू 0 लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय दिस विल बी 5 + 4 9 आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 5 2 10, ये तो निकालना था ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम ब्लॉक प्लस रॉड निकालना है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 10 10 डिवाइडेड बाय 15 एंड इनटू 1 बाय, अच्छा ये तो काट सकते हैं ना, 5 3 तो 50 हो जाता है। तो 25 होगा कौन सा बेटा, कुछ गलत किया मैंने? सर, तो 5 2/25 होगा। ओह अच्छा अच्छा, हाँ 15 क्यों लिखा है, 25, तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच रहा है 2/5 + 4 is 9 9 5 is 45, 2/45 मीटर आ रही है। देखो ऑप्शंस क्या है, 2/45 फर्स्ट ऑप्शन ही है मैथ्स का। ये काफी लेंथी क्वेश्चन था बट काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, दिस वाज वन ऑफ द मतलब बेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपको सेंटर ऑफ मास में मिल सकता है डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता हुआ। डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि आपको एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि एक्सेलरेशन कैसे चेंज कर रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको रिलेट करना था। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम से ही पहले एक्सेलरेशन को रिलेट किया हमने, एंड उसके बाद फिर एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से रिलेट किया, फिर वेलोसिटी का रिलेशन मिला, फिर वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन से रिलेट किया, फिर पोजीशन का रिलेशन मिला। तो ये काफी लेंथी सर क्लास था। ये सब करते करते ही आप सीखते हैं। एज अ लर्नर स्टार्टिंग में कभी भी आपको ये सब चीजें स्ट्राइक नहीं करेगी, बट हाँ एक बार आप देखते हैं तो आपका एज अ स्टूडेंट काम ये होना चाहिए कि वंस यू हैव सीन इट यू आर नॉट सपोज्ड टू फॉरगेट इट। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो चीजों को सीखता है देख के। अगर आप देखते हैं और फिर भूल जाते हैं तो फिर मुश्किल है। आप अपने हाथ से इसको करके देखोगे तो आपको समझ आएगा, जैसे अभी तो मैंने किया है, आपको लग रहा है आधा समझ चुके हैं, आधा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा फिशी है कहीं पे, शायद नहीं भी समझा हूँ ऐसा लग रहा है। तो फिर उसमें क्या है कि अगर कंसंट्रेशन आपकी टूटी होगी बीच में तो फिर आप नहीं समझेंगे होंगे, तो आप अपने हाथ से करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने समझा या नहीं समझा। सो जब क्लास खत्म होगा तो एक बार करके देख लेना, तब पता चल जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब थोड़े से रिलेटिवली आसान क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे। इसमें देखो दिखा रखा है एक हैवी ब्लॉक है जो कि वेलोसिटी v0 से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एंड एक बॉल है जिसको हमने प्रोजेक्ट कर रखा है विद स्पीड u। क्वेश्चन में उसने ये दे रखा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन e such that ball reaches the point of projection after impact with velocity without striking the ground in between। बॉल कहीं पे भी ग्राउंड पे स्ट्राइक नहीं कर रहा है एंड डायरेक्टली वो इस मतलब वॉल से कोलाइड करके फिर वो डायरेक्टली पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ही लैंड कर जाता है। अब ये देखो अगर ये स्टेशनरी होता तो काम क्या हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है या नहीं, ये सोचे देखो। अगर मैं सपोजिटली बोलूं कि ये जो मूविंग ब्लॉक दिखा रखा है उसने, तो इस मूविंग ब्लॉक को अगर मैं स्टेशनरी कर दूं, स्टेशनरी बनाने का तरीका क्या है, फ्रेम को वहां पे फिक्स कर ले, क्या अब ये हमारे लिए स्टेशनरी नहीं हो गया? हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वेलोसिटी को रिवर्ट करके बस ऐड कर दें, तो वेलोसिटी v0 रिवर्ट करके ऐड कर दिया, तो अब इसकी एक रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। तो अब इस वेलोसिटी से बेसिकली वो प्रोजेक्टेड हमें दिखेगा। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपकी यहाँ से दिख रही है, ये यहाँ से जाएगा एक सर्टेन जगह पे स्ट्राइक करेगा, एंड स्ट्राइक करने के बाद फिर वापस से वो कह रहे हैं कि इसी पॉइंट पे आके लैंड कर जाता है। हरी बात समझ में आपको? हाँ सर। ठीक है, तो स्ट्राइकिंग एंड लैंडिंग बैक ऑन दी ओरिजिनल प्लेस जहां से वो स्ट्राइक फेंका गया था। तो अब क्या करना है इसमें, ये सोच के देखो। अगर मैं इस ब्लॉक के लिए अगर वेलोसिटी देखूं तो कितनी मुझे वेलोसिटी इसकी दिख रही होगी, पहले इसके बारे में सोचें। तो जो वेलोसिटी मुझे दिख रही है वो सोचो कि कौन सी वेलोसिटी है। अगर मैं यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखूं, उसको एनालाइज करते हैं एक बार इसको बना लेते हैं। थोड़ा सा डायग्राम गंदा दिख रहा है। सो अभी क्या है कि अभी अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बात कर रहे हैं, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक हमें जो वेलोसिटी इसकी दिखेगी बॉल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दिखेगी, v0 हमने रिवर्ट करके ऐड किया एंड पहले से उसके पास u cos थीटा था, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा थी, यही थी ना। देखो चेक करो एक बार ये। हाँ सर। अब ये सोच के देखो कि हमारा ब्लॉक जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ब्लॉक सिचुएटेड है और इसकी डिस्टेंस उसने l मार्क करके दे रखी है आपको, दिस इज l। तो इसमें सोच के देखो कि इस ब्लॉक के पास उसको आने में कितना टाइम लगेगा,
आने में कितना टाइम लगेगा उसको, ब्लॉक के पास आने में टाइम? L by V naught plus V naught plus U cos theta। L by V naught plus U cos थीटा। ये तो समझ आ रही है आप सभी को? हाँ सर। So L by V naught plus U cos थीटा, मतलब ये t equal to 0 पे हमने प्रोजेक्ट किया, एंड यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट पहुंचा है तब के टाइम को हमने t equal to t1 कह लिया, और t1 की वैल्यू हमें पता चल रही है, दैट इज बेसिकली L by V naught plus U cos थीटा आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद फिर इम्पैक्ट होगा, एंड कोलिजन में आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाता है, पता है आपको, राइट? तो अगर ये आया था, सोचो v नॉट प्लस यू कॉस थीटा से, मतलब हॉरिजॉन्टली में बात कर रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में तो जो भी वेलोसिटी वो तो अनचेंज ही रहेगा, जो भी वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी रहेगा वो अनचेंज रहेगा। ये जो भी v बाई है इस वक्त, वही v बाई से वो रिबाउंड भी करेगा, करेगा नहीं? जब ये रिबाउंड कर रहा है सोचो, तो v बाई क्या हमारा चेंज होगा? रिबाउंड क्या जब ये चेंज होगा क्या? नहीं, बट जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। अगर ये आया था ux से तो जाएगा वो e टाइम्स ऑफ ux से। ये समझ आ रही है आपको? यस सर। समझ आ रही है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हैज टू बी e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट? एंड अब सोचो, अब इसका जो वर्टिकल मोशन है, देखो वर्टिकल मोशन इसका इफेक्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल मोशन को वर्टिकल से कोई लेना नहीं है। तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चेंज होगा, ये सोच के देखो। अगर मैं बोलूं कि ये ऊपर जा रहा है, बीच में कहीं इसका हॉरिजॉन्टल कोलिजन हुआ है, हॉरिजॉन्टली कोलिजन हुआ है, वर्टिकल नहीं हुआ है, तो उसके बाद फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u sin थीटा बाई g ही रहेगा ना। समझ आ रही है? टाइम ऑफ फ्लाइट जो टोटल है वो आपका 2u sin थीटा बाई g है, उसमें से एक सर्टेन टाइम बीत चुका है, तो रिमेनिंग टाइम में ही तो उसको वापस से पहुंचना है ना प्रीवियस पॉइंट ऑफ थ्रोइंग से। समझ आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? वर्टिकल वेलोसिटी अनअफेक्टेड है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट भी अनअफेक्टेड होगा, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट अनअफेक्टेड है, उससे हमने t1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमेनिंग टाइम मिलेगा, एंड रिमेनिंग टाइम में उसको e टाइम्स ऑफ ux से जाना है, एंड पॉइंट ऑफ थ्रोइंग से आपको वापस पे पहुंचा देना है। तो यहाँ से अब हमने क्या किया, इसको कोलिजन से इसको रिटर्न करके दिखा रहे हैं यहाँ से, एंड यहाँ से ये वापस आके लैंड करेगा, ठीक है। सो इन कोलिजन वर्टिकल कंपोनेंट remains unaffected, therefore time of flight is still 2u sin theta divided by g, therefore इसको कैपिटल T कह लेते हैं, तो कैपिटल T माइनस ऑफ T1 लिया, एंड इसके साथ हमने e टाइम्स ऑफ ux को मल्टीप्लाई किया, that has to be equal to distance L again। देखो सबको समझ आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब एक बार वैल्यूज जस्ट सब्स्टिट्यूट करके t1 और कैपिटल T निकाल लेते हैं। L की वैल्यू हमें दी हुई है, अच्छा L की वैल्यू मैंने यहाँ शायद सब्स्टिट्यूट नहीं करी है, L का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये शायद 120 मीटर था, एक बार जस्ट वैल्यू डाल देते हैं। L की वैल्यू मैं 120 मीटर ले रहा हूँ, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय V नॉट की वैल्यू दी हुई है, दिस इज 40, एंड U दिया हुआ है 100, एंड थीटा इज 37, तो cos 37 विल बी 4/5, तो 20 2 4 80, हाँ 80 यार 1 सेकेंड आ रही है, ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 120, हाँ 1 सेकेंड आ रही है, ठीक है। तो ये हो गई t1 की वैल्यू, एंड 2u sin थीटा बाय g की वैल्यू अगर निकाले तो कितनी आएगी, दिस विल बी 2 into u was 100 and sin theta was 3/5 and divided by g which is 10 cancel out हो जाएगा, 5 2 6 plus 4 3 12 seconds आ रही है, तो अब बचा है बेसिकली उसके पास 11 सेकंड, so therefore 12 minus 1 which is 11 into e times of ux आपका कितना याद है, v naught plus u cos theta, रिमेंबर? so v naught plus u cos theta की वैल्यू कितनी है, ये है 120 मीटर पर सेकंड, है ना। ये यहाँ पे निकाल रखे हैं, देखो ये वाला निकाला ना आपने, यही है ना, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। तो इसको लिख लेते हैं, सो दिस इज e टाइम्स ऑफ 120 एंड दैट विल बी इक्वल टू 120 आ रही है, तो 120 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, एंड e की वैल्यू आ गई है 1/11, सो कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली 1/11, ठीक है। समझ आ गई सभी को? हाँ सर। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप देखते हो कोलिजन से रिलेट करता हुआ, जहां पे एक ऑब्जेक्ट फेंका है एंड दूसरे को कोई एक बॉल को मूव करा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, हमेशा अपने फ्रेम को बॉल पे फिक्स कर लेना, उसके बाद मोशन पर रियलाइज करना, काम हमेशा आसान।
चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट काफी अच्छा है, कंसेप्चुअली अच्छा है। A carom coin strikes two other identical coins symmetrically placed in contact. दो कॉइन है B and C जो कि placed in contact है, एंड तीसरा कॉइन है जिसको A कह रहे हैं, उसको हमने symmetrically B और C से स्ट्राइक करवाया है। उसमें एक कंडीशन दे रखा है, if A comes to rest after collision, A कोलिजन के तुरंत बाद रेस्ट पे आ जाता है और पूछा है आपसे कि रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितनी होगी ये फाइंड करनी है, एंड फिर ये पूछा है कि स्पीड ऑफ बी एंड सी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी ये निकालना है। ठीक है, तो मैं एक बार इस सिचुएशन को एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ। मैं इसको जस्ट बिफोर कोलिजन का एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन। देखो एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ गैप दिखा रखा है, दिख रहा है आपको? कैन यू सी दैट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ गैप है यहाँ पे? Yes, sir. ये मैंने जस्ट बिफोर कोलिजन का ड्रॉ किया है, एंड एक बार इसी को मैं जस्ट आफ्टर कोलिजन के लिए भी ड्रॉ करता हूँ। जस्ट आफ्टर कोलिजन ये रेस्ट पे आ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी नहीं होगी, बट बी एंड सी के पास वेलोसिटी होगी। बट बी एंड सी का वेलोसिटी हम किस तरफ लेंगे यही डिस्कस सोचना है पहले आपको। आप पहले ये सोच के देखो कि ए और बी या ए और सी के बीच में जो कोलिजन हो रही है उस कोलिजन में आपको पता है ना कि हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही फोर्स लगेगी, राइट? एक है सरफेस ऑफ कांटेक्ट और एक है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट? हाँ सर। तो इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सी है? नॉर्मल जो सरफेस का नॉर्मल होता है उसके अलोंग ही होता है ना। देखो तो ये ठीक ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। हाँ सर। देखो अगर मैं सबके सेंटर को जोड़ दूं तो देखो तो क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही है क्या? यस बन रही है। तो देखो ये एंगल आपको दिखेगा, दिस एंगल इज ओवर हियर, दिस एंगल इज 30 डिग्री, करेक्ट है? यस तो दोनों ही स्फीयर्स को मतलब बी और सी को ये ए वाला स्फीयर कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा था? u cos 30 से। यस सर, यू दिख रही है आपको? दोनों में से किसी को भी देखो आपको दिख जाएगा ये u cos 30 से अप्रोच कर रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। एंड कोलिजन के बाद जो भी वेलोसिटी होगी बी और सी की वो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही तो होगी ना, होगी या नहीं होगी? हाँ जो भी सर। वेलोसिटी होगी वो तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही होगी। तो इसीलिए एक चीज श्योर हो के हम कह सकते थे कि जो भी बी और सी को वेलोसिटी मिली है वो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ही मिली है। तो बी को वेलोसिटी मिली v इधर, तो सी को भी उधर ही मिलेगी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे भी सी का वेलोसिटी मान, क्या सिमेट्री देख के हम मान सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी मैग्नीट्यूड में? ठीक है, समझ आई आपको? हाँ सर। अब हमने वेरिएबल जो चूज किया है उस वेरिएबल के लिए दो वेरिएबल है इनफैक्ट यहाँ पे, एक है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि e है और दूसरा जो हमने v चूज किया है। दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए। आपको पता है हर एक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन पहला लॉ यूज करते हैं एंड दूसरा सिचुएशन कौन सा है? लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो आप दोनों इक्वेशन को यूज करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो अब देखो इसमें अगर आप देखोगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम लिखें, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम हैज टू बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये पूरे सिस्टम के लिए फॉर एंटायर सिस्टम। तो अभी इनिशियल मोमेंटम कितनी है? mu है ना, है या नहीं है? mu, और ये किस तरफ है? राइट की तरफ है। तो बाद का भी मोमेंटम होना चाहिए mu ही राइट की तरफ। बट इन दोनों की वेलोसिटी जो आपने दिखा रखी है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नहीं ली है, तो आपको कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। ये 30 है तो इस तरफ का कंपोनेंट आएगा v cos 30, और इसके लिए भी सिमिलरली आप जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे एंगल 30 है तो इधर भी आएगी v cos 30। तो अब मोमेंटम कितनी है आपके पास? m into v cos 30 एंड ऐसे दो मास है तो into 2, करेक्ट है? देखो चेक करो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी u इज √3 टाइम्स ऑफ v आ रही है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब आप लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एंड ये सारे लॉ जो यूज करते हैं लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन ये अलोंग द नॉर्मल ड्रॉन यूज करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? ए और बी के बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी दिख रही है? देखो आपको v दिख रही है क्योंकि नॉर्मल के अलोंग ए से बी कितनी वेलोसिटी से सेपरेट कर रहा है? v से सेपरेट कर रहा है, दिख रहा है आपको? यस हाँ आप इसको ऐसे लिख लो v - 0 तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच वेलोसिटी u नहीं है, u cos 30 है, तो दैट विल बी u cos 30 एंड माइनस ऑफ 0 लिखेंगे। समझ आई आपको? यस सर। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो तो v इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u into cos 30 और u is √3v, तो √3v into cos 30 which is √3/2। ये v और ये v कैंसिल आउट हो गया
एंड ई की वैल्यू आ गई है 2/3 आ गई है। तो ई की वैल्यू 2/3 होनी चाहिए अगर आप ये कंडीशन चाहते हैं। क्लियर है? हाँ सर। इसमें Yes, एक sir. कंसेप्ट जो आपको फिर से वापस से रिवाइज हुआ बेसिकली क्या है कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा किसके अलॉन्ग लगाते हैं? नॉर्मल के अलॉन्ग, राइट? है ना? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा किसके अलॉन्ग लगती है? नॉर्मल के अलॉन्ग, है ना? हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. एंड मोमेंटम कंजर्वेशन करते वक्त हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं करते, डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं। तो अगर पहले मोमेंटम हॉरिजॉन्टली दिखाई है, मतलब ये लाइन पे दिखाई है, तो बाद का भी मोमेंटम इस लाइन पे ही देखना है। तो मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं, मतलब जस्ट मैग्नीट्यूड का सम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि mu को आप लिख देंगे 2mv, क्योंकि v आपका ऐसे है और आपको चाहिए इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में चाहिए। तो ये डायरेक्शन बेसिकली आपको कंसीडर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक स्टेयरकेस का बेसिकली सिचुएशन दिखा रखा है जहाँ पे हर एक स्टेप की हाइट आप मान रहे हैं h है, स्मॉल h, और क्वेश्चन में क्या रखा है? द बॉल इज फाउंड टू रिबाउंड टू अ हाइट ऑफ कैपिटल H अबव द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आफ्टर एवरी कोलिजन। तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से h हाइट अगर वो ऊपर जा रहा है कैपिटल H, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट, यही उसका कैपिटल H है? कह सकते हैं क्या? देखो तो चेक करो, कह सकते हैं? हाँ सर। ठीक है। तो अभी सोच के देखो, अगर मैं इसकी वेलोसिटीज के दो कंपोनेंट अगर दिखाता हूँ, सपोजली फर्स्ट बार के लिए दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी, सपोजली इसकी वेलोसिटी को u दिखा रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसको uy दिखा रहे हैं, एंड इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको ux दिखा रहे हैं। तो इस h को अगर मैं स्मॉल h को कैपिटल H को अगर रिलेट करें, तो कैपिटल H को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? दिस इज uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ऐसा लिख सकते हैं क्या? वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g, राइट? लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. ठीक है। अब जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तब तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी इसके पास, राइट? सिर्फ ux, राइट? वर्टिकल वेलोसिटी तो यहाँ पे नहीं है, No, sir. ठीक है। अब यहाँ से अगर देखोगे तो नेक्स्ट कोलिजन के लिए जितना हाइट उसको गिरना है वो कैपिटल H प्लस स्मॉल h है या नहीं है? हाँ सर। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी में अगर v दिखा रहा हूँ, तो इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स हम दिखा सकते हैं, एक vx और एक vy। एंड vy की वैल्यू अगर लिखें तो vy का वैल्यू आएगा √2g इनटू कैपिटल H प्लस स्मॉल h। सही लिखा मैंने? देखो चेक करो एक बार, सही हाँ, लिखा है? हाँ सर। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन से uy की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? √2g टाइम्स ऑफ कैपिटल H निकाली थी हमने, निकाली थी ना? अच्छा देखो, जो सेकंड कोलिजन का पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, जो यहाँ पे जो हमने कोलिजन दिखा रखा है, यहाँ पे कोलिजन देखो, यहाँ पे इस कोलिजन के बाद वापस से ये कैपिटल H हाइट ही ऊपर राइज कर रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है हमने, ये वाली हाइट अगेन इज कैपिटल H ओनली। तो इजंट इट ऑब्वियस कि कोलिजन के तुरंत बाद जो उसकी वेलोसिटी रही होगी ऊपर की डायरेक्शन में, वो u ही होगी, uy रहेगी। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर। ये वापस से u हो चुका होगा, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी uy हो गई होगी और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी ux रह गई होगी। ऑब्वियसली ux और vx सेम है, ux और vx चेंज नहीं कर रहे हैं, बट वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी तो चेंज हो गया ना। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? तो जहां पे कोलिजन हो रही है, ये वाली कोलिजन का पॉइंट सोचो, ये कोलिजन के पॉइंट पे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाओ। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? uy दिख रहा है, uy दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? vy। तो रेस्टिट्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर लेंगे, तो बस वही यूज करो। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हैज टू बी इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज uy and that is equal to e times velocity of approach which is vy। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से e की वैल्यू आपको मिल जाएगी, that is √under of capital H by small h plus capital H, that is the answer। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। N elastic balls are placed at rest on a smooth horizontal plane which is circular at the ends with radius r as shown in the figure.
the masses of the balls are m, m/2, m/4, m/8 ऐसे करके GP में आपका मतलब masses decrease करता चला जा रहा है. What is the minimum velocity that should be imparted to first ball of mass m such that the nth ball completes the vertical circle? मतलब ये first है, this is second, this is third and this is nth. हमें velocity देनी है first वाले को एंड वो कितनी देनी पड़ेगी ताकि nth बॉल अपना सर्कल कंप्लीट कर पाए. तो nth बॉल को कितना चाहिए ये तो हमको पता है, कितना चाहिए, √5 चाहिए. हाँ सर, ठीक है. एंड फर्स्ट को कितना देना ये हमको नहीं पता है. वी डू नॉट नो व्हाट इज टू बी गिवन टू द फर्स्ट बॉल. इसको यू मान लेते हैं. तो पहले कोलिजन तो फर्स्ट एंड सेकंड बॉल के लिए बीच में होगा. तो फर्स्ट एंड सेकंड बॉल के बीच में जब कोलिजन करेंगे तो हम यहाँ पे दिखाएंगे ये सेकंड बॉल याद रखना m/2 का था. ठीक है. तो अब m की वेलोसिटी को हमने मान लिया, लेट अस से दिस इज v1 एंड m/2 की वेलोसिटी को हमने मान लिया, ये हमने v2 मान लिया. ठीक है. हम v1 और v2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं पहले. तो पहला है मोमेंटम कंजर्वेशन. तो मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करोगे तो क्या लिखोगे, mu = m × v1 प्लस m/2 × v2. यहाँ से एक रिलेशन बन रही है हमारी. व्हाट वी आर गेटिंग इज v1 2v1, अच्छा ऐसे रहने देते हैं, v1 प्लस v2/2 इज इक्वल टू u. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है. अब सेकंड इक्वेशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हैज टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. उसने इलास्टिक कोलिजन कह रखा है. इलास्टिक बॉल्स देखो, एन इलास्टिक बॉल्स मतलब इलास्टिक कोलिजन आपको मान के चलना. तो इलास्टिक कोलिजन अगर लेंगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिलेगा v2 - v1 दैट हैज टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच व्हिच इज u. ये सेकंड इक्वेशन है. फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर आप ऐड कर देते हैं तो v1 एलिमिनेट हो जाएगा, आपको तुरंत ही v2 मिल जाएगा. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 what we can write is ऐड कर दे तो 3v2/2 is equal to 2u. तो v2 की वैल्यू आ रही है 4/3 of u. दिख रही है आपको? क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, जैसे m और m/2 के बीच में कोलिजन का जो वैल्यू करके आपने निकाला है, वैसे ही m/2 और नेक्स्ट m/4 के बीच में कोलिजन होगा. तो जो वेलोसिटी थर्ड बॉल के पास आएगा उसको अगर मैं v3 कह रहा हूँ, थर्ड बॉल के पास जो वेलोसिटी आएगी उसको अगर v3 कह रहे हैं, तो कैन दैट बी रिटन एज 4/3 of v2? सोचो क्यों बोला मैंने, क्योंकि m मास और m/2, m और m/2 के बीच में कोलिजन हो रही है. तो v2 मतलब जो सेकंड मास के जो पास जो वेलोसिटी आई है दैट हैज कम आउट टू बी 4/3 of u. 4/3 of u. अब कोलिजन हो रही है m/2 और m/4 के बीच में. रेशियो ऑफ मासेस देखो अभी भी हाफ ही है ना, है या नहीं है? m और m/2 का जो रेशियो है, m/2 और m/4 का भी तो रेशियो सेम ही है ना. हाँ हाँ राइट. तो मोमेंटम कंजर्वेशन का जब आप इक्वेशन लिखोगे सिमिलर तरीके से जब मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखोगे तो फिर से u की जगह पे बस आप क्या लिखोगे, u की जगह पे v2 लिखोगे नहीं, u की जगह पे क्या लिखोगे आप, v2. हाँ क्योंकि अब सेकंड एंड थर्ड के बीच में कोलिजन हो रही है. एंड उसके बाद फिर नए वेरिएबल्स आप कुछ एक मानोगे कि आपने सेकंड वाले बॉल के लिए v2 डैश ले लिया एंड थर्ड वाले के लिए v3 ले लिया, तो फिर से इक्वेशंस वैसे ही आएंगे. तो फाइनल जब आप कोलिजन का वेलोसिटी निकालोगे, मतलब अगर v3 निकालोगे, थर्ड बॉल का कोलिजन के बाद वेलोसिटी निकालोगे, तो दैट विल बी 4/3 of v2 आएगा. बात समझ आ रही है? ठीक है. इसको मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, देखो, सिंस रेशियो ऑफ मासेस for consecutive collisions लिख देते हैं. consecutive collisions is same as previous. We can generalize to say that velocity of third mass after collision v3 is equal to 4/3 of v2 and that becomes 4/3 का square into u हो जाएगा. अच्छा एक मिनट रुकिए, जस्ट ये वेरिएबल्स जो मैंने चूज किया ये फर्स्ट है, सेकंड है, सेकंड के लिए v2 चूज किया, सही है. सेकंड के लिए पावर बनाया,
थर्ड के लिए पावर 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ फोर्थ मास आपसे पूछूं, फोर्थ मास आफ्टर कोलिजन, तो कितनी लिखेंगे आप? v4 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 4/3 ऑफ क्या लिखेंगे? v, और ये कितना आएगा? 4/3 का पावर 3 क्यूब इनटू ठीक है। तो अब अगर हाँ। पूछे ऐसे ही आपसे वेलोसिटी ऑफ nth मास आफ्टर कोलिजन vn लिख रहे हैं, तो ये कितनी लिखेंगे आप? 4/3 ऑफ vn minus 1, ये तो लिखेंगे आप, एंड दैट विल बी 4/3 का पावर n minus 1 into u, यही आएगा ना? चेक करो एक बार, आएगा यही? हाँ सर, यही है। ठीक है। सो अब बाई कंडीशन क्या होना चाहिए? सो देयरफॉर एज वी नो कि वेलोसिटी ऑफ nth मास शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर 5gr, ठीक है। यहाँ पे r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, यहाँ चेक करो, बॉल्स का रेडियस नहीं दिया हुआ है और सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि बॉल का रेडियस नेग्लिजिबल है, ठीक है। बॉल का रेडियस नेग्लिजिबल अज्यूम करेंगे, बॉल्स रेडियस is to be assumed negligible, क्योंकि वो दिया नहीं है। अगर दिया होता तो उसके साथ आपको कंसिडर करना पड़ता, ठीक है। तो ये कैपलर अपना स्मॉल r हो जाएगा यहाँ पे, सो इसको लिख सकते हैं u will be greater than or equal to 3/4 times of n minus 1 and into root under 5g into small r हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो एक बार चेक करो, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। A smooth circular table is surrounded by a smooth rim whose interior surface is vertical, मतलब ऐसा कुछ होगा, मेरे हाथ को देखो आपको समझ आएगा, ऐसा कुछ होगा, मतलब समझ आ रही है? ऐसे सोचो, ये ऐसे ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा सर्कुलर सा दिख रहा है, बट ऐसे सोचो कि ये इसके चारों तरफ वॉल ऐसे रिम की तरफ बने हुए, तो अंदर में बेसिकली ऐसा खाली सा स्पेस है, मतलब ऐसे एक वॉल है, समझ आ रही है? यहाँ पे वॉल होगा, तो जब ये बॉल को आपने फेंका है तो इससे टकरा सकता है, समझ आ रही है? Are you understanding? ये देखो, ये ऐसा, यहाँ पे एक वॉल है ना, ये रिम है, Are you understanding? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अगर इसको ऐसे देखोगे तो यहाँ पे ये तो वॉल है ना इसका, समझ आ रही है? ये वॉल है, देखो ऐसे गड्ढा है बट यहाँ पे तो वॉल है ना, हाँ। ठीक है। इसके बीच में बेसिकली एक बॉल रखी है, इसको फेंक रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग? अब पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। A particle whose coefficient of restitution is E is projected along the table from a point on the rim in a direction making an angle theta with the radius through the point and returns to the point of projection after 2 impacts on the rim. 2 impact के बाद वापस से point of projection पे पहुंच जाता है। तो इसका डायग्राम कैसा होगा, पाथ कैसा दिखेगा इसका, वो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से फेंका है हमने, यहाँ गया, जस्ट यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ये एंगल को भी थीटा दिखा सकते हैं? देखो तो, ठीक है। आपको याद है जब भी हम एक सरफेस पे इलास्टिक कोलिजन जब भी कंसिडर करते हैं, सॉरी इनइलास्टिक कोलिजन कंसिडर करते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच एक रिलेशन मैंने निकाला था, याद है आपको? ये एंगल I है और ये एंगल R है, तो tan R was tan I divided by E, याद है आपको? हाँ सर। याद है? ये हमने डिराइव किया है क्लास में, आप क्लास नोट्स देखना, आपको याद आ जाएगा। मैंने बताया था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो यहाँ पे वही चीज आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। ये आपका बेसिकली फिर क्या होगा, एक सर्टेन एंगल बना के ये क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे चला जाएगा। यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इधर कर रहा हूँ, क्योंकि फिर ज्यादा बड़ा एंगल पे फिर ड्रॉ करेंगे तो 2 कोलिजन के बाद नहीं पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा, इसको थोड़ा इधर लेना पड़ेगा ऐसा। तो यहाँ पे कोलिजन हो रही है एंड कोलिजन के बाद वापस से ये पॉइंट जहां से फेंका था वहां पे पहुंचने वाला है, ऐसा कुछ होगा। देखो आपको समझ आ रही है क्या डायग्राम? हाँ सर। समझ में? यहाँ पे डायग्राम में, ये डायग्राम में थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एंगल दिख रहा है घट जा रहा है कोलिजन के बाद, बट ये घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही, क्योंकि ई आपको पता है ना, रेस्टिट्यूशन जो है वो 1 से छोटा होता है। तो tan i बाई ई करेंगे तो फिर tan r तो बड़ा हो जाएगा ना, समझ आ रही है? तो ये बड़ा होगा, बट यहाँ पे डायग्राम में वैसा नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि उसने जो लाइन दे रखा है उस वो लाइन के अलॉन्ग ही मैंने प्रोजेक्शन दिया है। तो ये अल्फा मान लेते हैं, तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा मान लेते हैं तो ये भी बीटा होगा। देखो तो करेक्ट किया है मैंने, डायग्राम देख लो एक बार, चेक करो।
हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो क्या रिलेशन हम तुरंत यूज कर सकते हैं? हम ये यूज कर सकते हैं कि tan अल्फा विल बी tan थीटा डिवाइडेड बाई ई, लिख सकते हैं फर्स्ट कोलिजन के लिए, लिख सकते हैं। हाँ सर। सेकेंड कोलिजन के लिए सिमिलरली हम लिख सकते हैं tan बीटा विल बी tan अल्फा डिवाइडेड बाई ई एंड दैट बिकम्स tan थीटा डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो देखो मैंने tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एंड ई फाइंड आउट कर लिया है। हमें थीटा फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ई। हमें देखो एंगल थीटा ही पूछा था उन्होंने, तो नाउ आई नीड टू एलिमिनेट समहाउ थीटा। थीटा को एलिमिनेट ही करना है, मतलब अल्फा बीटा को तो एलिमिनेट करना है, थीटा को भी आपको नहीं, अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना और थीटा फाइंड आउट करना है। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि अल्फा बीटा और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है। क्या आपको पता है अल्फा बीटा और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है? सर twice of alpha plus beta equal to 180 degree minus 2 theta. गुड, सो अब उस रिलेशन को यूज करो आप। सो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस थीटा, करेक्ट है? अब दोनों तरफ tan लगा लो, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज cot थीटा, करेक्ट है? व्हिच इज बेसिकली 1 by tan थीटा, करेक्ट है ना? हाँ सर। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, तो tan अल्फा प्लस बीटा विल बी tan अल्फा प्लस tan बीटा divided by 1 minus of tan alpha tan beta and that will be equal to 1 by tan theta. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, tan alpha आपने क्या निकाला था? tan theta by e, तो tan theta divided by e plus tan beta was tan theta divided by e square, so this is e square and that is equal to 1 minus of tan alpha tan beta लिख रहे हैं, तो tan theta divided by e into tan theta divided by e square and this quantity multiplied with 1 by tan theta. देखो इक्वेशन ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को कॉमन आउट कर लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा को कॉमन आउट कर ले तो यहाँ पे बचेगा 1 by e plus 1 by e square plus 1 by e cube and that will be equal to 1। देखो तो सही है, चेक करो एक बार, चेक करो एक बार। ये वाले tan थीटा को मैं इधर लेके चला गया तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, हाँ सर। इधर का tan स्क्वायर तो था ही, तो उसको उधर लेके गए तो 1 by e क्यूब बच गया, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। अब देखो आपको tan थीटा मिल चुका है, सो tan थीटा इज कमिंग आउट टू बी e क्यूब डिवाइडेड बाय 1। अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ से e स्क्वायर प्लस e प्लस 1 इसका रूट आ जाएगा। देखो तो ये आ रही है क्या, ये आ रही है? हाँ सर। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा होगा, तो कंसंट्रेट करिए। 3 particles A, B and C of mass m, 2m and 3m respectively lie on a smooth horizontal table. A and B as well as B and C are connected by light inextensible strings each of equal length L. A और B L length के string से connected है, B and C भी L length से connected है, but B and C के बीच का जो separation है वो भी L root 3 by 2 है। इसका मतलब B और C का जो string का length है वो slackened है, दिख रहा है आपको? आई होप आपको डायग्राम में दिख रहा है ये, ठीक है? हाँ सर। और देखो उसने क्वेश्चन में आगे बोल भी रखा है, द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड बी इज टाइट, मतलब उसको खींच के एकदम बिल्कुल स्ट्रेच कर दिया है, एंड द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज √3 L/2 एंड पार्टिकल सी इज गिवन अ वेलोसिटी v0 पैरेलल टू AB as shown in the figure. Find the velocity of the particle A just after it starts moving. A का वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तब के लिए, ठीक है? आप पहले तो ये फाइंड आउट करो कि जस्ट बिफोर BC वाला स्ट्रिंग टाइट हो उसके लिए का सिचुएशन एक ड्रॉ करो, ठीक है? तो अगर मैं जस्ट बिफोर टाइटनिंग का अगर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो कैसा सिचुएशन दिखेगा, देखो मैं जस्ट बिफोर टाइटनिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये स्ट्रिंग खुल के ऐसे आ चुका होगा, लेंथ L का स्ट्रिंग है, ये 3m मास है, इसके पास स्पीड तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे ही v0 रहेगा। दिस इज जस्ट बिफोर टाइटनिंग, मतलब अभी तक स्ट्रिंग टाइट नहीं हुआ है,
समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ब्रेक करो आप। अच्छा देखो तो क्या आपको ये एंगल पता चल गया है? कैन यू फाइंड आउट दिस एंगल? देखो तो चेक करो। हाँ सर 60 होगा ना? देखो तो चेक करो क्या 60 है, 60 डिग्री सर राइट? क्योंकि ये L है ना, L sin 60 इज L√3/2, राइट? ठीक है, तो दिस इज 60। तो इस वेलोसिटी का अगर कंपोनेंट हम ब्रेक करें तो दिस कंपोनेंट विल बी v0 into cos 60, मतलब हाफ हो जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट ब्रेक करें तो v0 into sin 60 मतलब v0 into √3/2 आ जाएगा। देखो सही है? सही है? हाँ सर अब अगर स्ट्रिंग तुरंत जस्ट अगर टाइटनिंग के तुरंत बाद का शो करे तो स्ट्रिंग इंपल्स किस डायरेक्शन में लगाएगा ये सोच के देखो। अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंपल्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। So what will happen to the component of velocity which is perpendicular to length of string? वो unaffected रहेगा। तो v0 into √3/2 वाला जो कंपोनेंट है वो क्या रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा। आपको समझ आ रही है? बट जो वेलोसिटी का कंपोनेंट v0/2 है वो अब चेंज होके कुछ और हो जाएगा, घट जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रिंग उस पे एक इंपल्स लगाएगा पीछे की तरफ, तो वो घट जाएगा। बट वही इंपल्स उसी टाइम में जितने देर तक वो मैंने टाइटनिंग का इफेक्ट जितने देर तक भी रहेगा, छोटा सा ड्यूरेशन होगा ऑब्वियसली, तो वो छोटे से ड्यूरेशन में जितना इंपल्स 3m मास को पीछे की तरफ लगेगा वही इंपल्स m मास को आगे की तरफ लगेगा। लगेगा या नहीं? समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? बट जो 2m मास है वो फ्री टू मूव नहीं है। देख रहे हैं आपको? 2m मास अगर फ्री टू मूव होता, अगर 2m मास फ्री टू मूव होता तो वो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग BC वो उधर ही चला जाता। बट जैसे वो उधर जाने का कोशिश करेगा, अब अचानक से m मास वाला जो स्ट्रिंग है वो क्या करेगा? वो उसको वापस से पीछे में एक इंपल्स लगाएगा। समझ आ रही है? जो m मास से और 2m मास के बीच में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो अब 2m मास पे क्या करेगा? लेफ्ट की तरफ इंपल्स लगाएगा और उसका इंपल्स m में राइट की तरफ लगेगा। तो फाइनली सिचुएशन ये दिखेगा कि m जो है वो राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा एंड 2m का वेलोसिटी का डायरेक्शन आपके लिए अननोन रह गया है, क्योंकि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि उस पे इंपल्स दोनों तरफ लगी है। एक है BC के अलोंग भी लगी है एंड AB के अलोंग भी लगी है, तो इसीलिए आपको उसका डायरेक्शन नहीं पता है। तो उसके लिए आपको कुछ वेरिएबल्स चूज करने पड़ेंगे। तो मैं जस्ट आफ्टर टाइटनिंग का सिचुएशन शो कर रहा हूँ। जस्ट आफ्टर टाइटनिंग इसका सिचुएशन शो कर रहे हैं। यहाँ पे m मास है, यहाँ पे 2m है, एंड यहाँ पे 3m है। इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अनअफेक्टेड है जो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ऐसे ही चूज कर लेते हैं। ये वाली डायरेक्शन x एक्सिस एंड ये वाली डायरेक्शन y एक्सिस। तो हम इसको vy कह लेते हैं। vy अपना √3v0/2 है, ये हमको पता है। इधर का हमको नहीं पता है कंपोनेंट कितना आएगा, तो इसको हमने vx मान लिया है। दिस इज vx। एक चीज देखो, अगर मैं 2m मास के लिए अगर वेलोसिटी के कंपोनेंट को इधर एक चूज करता हूँ vx डैश, तो पक्का है vx डैश और vx सेम होना पड़ेगा यानी, क्योंकि अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होता है, आपको पता है ना? हाँ सर राइट। तो vx डैश की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख लेंगे, vx होएगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल हमारा कम हो गया है। सो नाउ आई डोंट हैव टू वेरिएबल्स ओवर हियर, आई हैव ओनली वन वेरिएबल vx। ठीक है, एंड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी ऑब्वियसली इसके पास वेलोसिटी होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टली भी एक इंपल्स लगा है, तो उसका नेट वेलोसिटी डेफिनेटली आपका चेंज होगा। vx भी मतलब जो जितना उसके पास vx आना चाहिए था उतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो m और 2m के बीच का स्ट्रिंग है उसने भी इंपल्स लगाया है। तो इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट को मैंने कुछ एक मान लिया, लेट अस से दिस इज vy डैश मान लिया है। दिस इज अननोन, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ठीक है, अब m मास का जो वेलोसिटी है वो पक्का है इस तरफ होगा, कुछ ना कुछ इस तरफ एक वेलोसिटी होगी, तो इसको वेलोसिटी को हमने v मान लिया। वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस v, मतलब बाकी सबको आपको एलिमिनेट करने का सोचना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से? अब वेरिएबल्स आपने क्या क्या चूज किया पहले ये काउंट कर लो, क्योंकि जितने वेरिएबल आपके पास आएंगे उतने सारे इक्वेशंस होने चाहिए। ये सबसे पहला एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला जितने स्टूडेंट होते हैं सबसे पहले यही चीजें सोचते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को बेवकूफ की तरह प्रोसीड करने से पहले ये सोच लें कि हाँ क्या हमको आएगा भी या नहीं आएगा, क्या मेरे औकात का है या नहीं क्वेश्चन। तो औकात का है या नहीं मतलब क्या है कि अगर मैं वेरिएबल काउंट करें कितना है एंड मैं अगर उतने इक्वेशंस फ्रेम कर पाऊँ तब फिर पक्का है मैं आंसर कर पाऊंगा। बट अगर मेरे को पता ही नहीं चले कि क्वेश्चन कहाँ से, इक्वेशन कितने फ्रेम करने हैं, कहाँ से करने हैं, तब तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले काउंट कर रहा हूँ कितने वेरिएबल्स हैं। एक है vx का,
एक है वी वाई डैश का और एक है वी का, 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? 3 चाहिए। हाँ सर, 3 चाहिए। 3 इक्वेशन कहाँ से आएंगे? इस पूरे सिस्टम को अगर देखो तो जो भी स्ट्रिंग का इंपल्सिव फोर्सेस लगा है वो सिस्टम के लिए तो इंटरनल फोर्स है या नहीं है? सिस्टम के लिए ए बी सी को मिला के एक सिस्टम अगर सोचें तो उसके लिए तो इंटरनल फोर्स है। एंड इंटरनल फोर्सेस आपको पता है मोमेंटम ऑफ सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन हमारी इक्वेशन बनेगी। एंड सिंस ये 2 डायमेंशन में हो रही है, मतलब एक प्लेन में हो रही है, कोई एक 1D का मोशन तो है नहीं, ये बेसिकली एक प्लेन का मोशन है, तो उसमें आपकी एक एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, एक वाई डायरेक्शन के मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप मोमेंटम कंजर्वेशन से 2 इक्वेशन तो ऐसे ही फ्रेम कर लेंगे। सो 2 इक्वेशंस आर ऑलरेडी नोन टू यू। क्या आपको बात समझ आई क्या बोला मैंने? हाँ, ठीक है, तो एक 2 इक्वेशन आपके पास हो गए, एक एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन, एक वाई डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन, 2 इक्वेशंस हो गए। तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी? तीसरी इक्वेशन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। मैंने आपको क्या बोला, जब भी इक्वेशन कम पड़े समझ जाना कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आप यूज नहीं किया आपने। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में एक स्ट्रिंग का तो कंस्ट्रेंट हमने यूज कर लिया, जहां पे हमने vx डैश इक्वल टू vx लिखा वहां पे तो हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज किया था। बट हमने ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो bc के लिए यूज किया, क्या हमने ab के लिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अभी तक यूज किया है? नहीं। तो ab के लिए भी क्या होना चाहिए? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होना चाहिए? वेलोसिटी सेम होना चाहिए। समझ आया? हाँ सर, तो 3 इक्वेशन हो गए नहीं हो गए? हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये समझ आ गया है अब आप समझ जाओगे अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है, मतलब आइडिया आ गया है, उसके बाद तो अब तो ऑब्वियसली क्वेश्चन क्लियर हो गया है। बट अगर यही नहीं सोच पाएंगे आप तो फिर तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है आपको, तो आप एकाध में क्वेश्चन में टाइम ही वेस्ट मत करना। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो नाउ आई हैव द आइडिया एंड आई एम प्रोसीडिंग विद इट नाउ। सो पहला इक्वेशन है मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियली हैज टू बी मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस फाइनली, पूरे सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। तो इनिशियली देखो 3m को v0 से फेंका था, तो 3m मास का वेलोसिटी था एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है देखो तो, ये चेक करो, ये वाली एंगल कितनी है? 60 है ना, है ये नहीं है? हाँ सर, 60 डिग्री। राइट, सो 3m v0 इनटू cos 60 लिख सकते हैं। हाँ सर, 3m v0 इनटू cos 60, ये है एक्स एक्सिस का मोमेंटम। एंड बाद का कितना है? बाद का है 2m प्लस 3m into vx and plus m into v into cos 60। चेक करो सही है? सही है? हाँ सर, सही। तो 3v0 by 2 is equal to 5vx plus v by 2 आ रही है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 3v0 is equal to 10vx plus v आ रही है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। सेकेंड इक्वेशन वाई डायरेक्शन का मोमेंटम। ठीक है, सो मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन इनिशियली विल बी मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन फाइनली। ठीक है, सो देयरफॉर वाई डायरेक्शन का मोमेंटम पहले कितना था? 3m v0 into cos 60 cos 30, 3m into v0 into cos of 30 and that will be equal to वाई डायरेक्शन का बाद का मोमेंटम 2m plus 3m into vy dash, सॉरी v एक vy और एक vy dash है, यह आ जाएगा 3m into root 3 v0 by 2 plus 2m into vy dash plus m into v into cos of 30 डिग्री। देखो सही है? हाँ सर, अब ये वाला टर्म तो इधर पूरा का पूरा कट गया है, देखो इधर से ये पूरा का पूरा कट गया है। ठीक है, बच रहा है आपके पास ये m कटेगा और यहाँ पे आपके पास आई है 4vy डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 3v। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है, करेक्ट है? चेक कर लो एक बार। यस। मतलब vy डैश बेसिकली उल्टा आएगा, मतलब हमने जो दिखा रखा है ये पॉजिटिव y की तरफ, वो एक्चुअली उस तरफ नहीं होगा, नेगेटिव y की तरफ होगा। अब लास्ट है, लास्ट में आपको पता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है। ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट फॉर AB। तो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, तो V शुड बी इक्वल टू, इधर से कंपोनेंट ब्रेक कर ले, ये वाली एंगल हमारी थी 6, अरे ये 30 थी, ये 30 है और ये उल्टा मैंने कर दिया है क्या? ठीक है, तो 60, ठीक है,
So Vy dash into cos 30 and Vx into cos 60. देखो सही है? Yes. Vy dash into cos 30 and plus Vx into cos of 60. And इसको आप लिख सकते हैं twice of V. इससे जो इक्वेशन बन रहा है twice of V is equal to √3 Vy dash and plus Vx आ रही है. ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई है. देखो क्लियर है? हाँ क्लियर सर. है? ठीक है. अब आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स हैं. आपको v चाहिए, तो आपको Vy डैश एलिमिनेट करना है और Vx भी एलिमिनेट करना है. तो सेकंड इक्वेशन से Vy डैश की वैल्यू तो हमको पता है, तो सेकंड इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन में यूज कर लेते हैं. तो पहले Vy डैश एलिमिनेट हो जाएगा. तो यहाँ से आ रही है 2v is equal to √3 times of Vy dash and Vy dash itself is minus of √3v by 4 and plus of Vx लिख सकते हैं. And Vx की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करें फर्स्ट इक्वेशन से. दिस इज 3v0 minus of v divided by 10. अब कंप्लीट हो गया. सो यहाँ से आ रही है आपके पास 2v plus 3v by 4 is equal to 3v0 minus of v divided by 10. तो ये हो गई 7 4 दूनी 8 3 11 110v divided by 4 plus v is equal to 3v0. So v की वैल्यू आ गई है 4 3 12 v0 divided by 114. So ये 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा. So वैल्यू आ रही है 6v0 divided by 57. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर. शोर हो पसंद नहीं आ रहा है? 19 लिख सकते हैं. क्या सो ये तो और भी कट सकते हैं 3 से. और से कट रहा है? अच्छा अच्छा हाँ सॉरी सही सही कह रहे हैं. ये हो जाएगा 2v0 divided by 19. सही कह रहे हैं. ठीक है. क्या सॉरी पसंद नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो मतलब. हाँ तो आप जेईई एडवांस में तो आप ऐसे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आप एक पैराग्राफ में क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सब चीजें बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब जैसे इसमें कितने सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते थे. मैं पूछ सकता था 2m का मास का डायरेक्शन ऑफ मोशन बताओ क्या है, 2m मास का वेलोसिटी बताओ क्या है, m का तो पूछ ही लिया है. पूछ सकते थे बताओ 2m पे इम्पल्स क्या होगा, तो 2m का इम्पल्स अगर पूछेंगे तो चेंज इन मोमेंटम है उसका, तो मतलब जो उसका मोमेंटम फाइनल है वही एक्चुअली उसका चेंज ऑफ मोमेंटम है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था. अगर पूछ लिया 3m पे बताओ इम्पल्स कितना है, तो 3m पे इम्पल्स इज 3m का चेंज इन मोमेंटम एंड उसका मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग बस चेंज हुआ है, तो उसका मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस पहले कितना था एंड बाद में कितना था वो आपने फाइंड आउट किया एंड देन डिफरेंस ले लिया, तो उससे आपको इम्पल्स मिल गया. तो आपको कितने सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं. तो क्वेश्चन का एंड रिजल्ट है जो आपका ये निकालने में लंबा हुआ है, बट इसके बीच में तो आपने काफी चीजें फाइंड आउट की है और हर एक स्टेज पे तो आप सीख रहे हैं कि आप क्या करना है. इसीलिए तो जेईई एडवांस में तो अलग से हम सीख ही रहे हैं ना. अब बाकी तो जेईई मेंस तक जहाँ पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो जेईई एडवांस में डेफिनेटली आप लंबे लंबे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे 3-4 पार्ट चीजें आपको निकालने के लिए बोलेंगे. ऑब्वियसली ये सिंगल पार्ट का क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि काफी सारे इक्वेशंस आपको लिखने पड़ रहे हैं, सॉल्व करना पड़ रहा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन और बचे हुए एक बार देख लेते हैं. एक ये लास्ट क्वेश्चन ही है. ठीक है ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ही है. हाँ सर. टीचर है सर. 5 सितंबर क्या टीचर्स डे स्टार्ट हो गया. क्या बोल रहे हैं? टीचर्स डे स्टार्ट हो गया, आपका क्लॉक में देखा 5 सितंबर. ठीक है चलो. अच्छा टीचर्स डे स्टार्ट हो गया. ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं. A ball of mass 1 kg falling vertically with a velocity of 2 meter per second strikes a wedge of mass 2 kg kept on a smooth horizontal surface. ये smooth surface है. Shown the coefficient of restitution between ball and wedge is 0.5. Find the velocity of wedge and ball immediately after collision. Collision के तुरंत बाद की velocity हमें find out करनी है. ये जो situation show कर रखा है just before collision का है. तो जस्ट बिफोर कोलिजन का अगर ये शो कर रखा है, आपको पता है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन वगैरह सारे आपको जो लगाने होते हैं,
ये अलोंग द नॉर्मल ड्रॉन लगाना होता है, तो पहले आप नॉर्मली ड्रॉ कर लो इसका। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, दिस एंगल इज 30, सो v नॉट की जो इधर की कंपोनेंट दैट इज v नॉट इनटू cos 30 व्हिच इज √3/2, एंड इधर की कंपोनेंट है v नॉट इनटू sin 30, मतलब v नॉट इनटू हाफ हो जाएगी। तो कौन सी कंपोनेंट है जो चेंज नहीं करेगी, कौन सी कंपोनेंट चेंज नहीं करेगी? v0/2 v0/2 चेंज नहीं करेगी, क्योंकि वो पैरेलल टू सरफेस है, उस डायरेक्शन में उसको कोई इंपल्स ही नहीं मिल रहा, तो वो चेंज नहीं करेगा। बट जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लगेगा, और वो उसको चेंज कर देगा, मतलब v0 इनटू √3/2 वाली जो वैल्यू है वो वाली चेंज हो जाएगी। अब एक चीज सोच के देखो, अगर मैं कोलिजन के तुरंत बाद कोलिजन का बीच का सिचुएशन शो करूं, तो आपको पता चल रहा है कि जब ये कोलिजन होगा, सोचो अगर मैं वेज को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये वेज है हमारा और ये बॉल इससे टकराने वाला है, ये जस्ट इम्पैक्ट के बीच का सिचुएशन शो कर रहा हूँ। तो जो नॉर्मल रिएक्शन इस पे इधर लगेगा, वही नॉर्मल रिएक्शन इस वेज पे इधर लगेगा, राइट? ये नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव होगा ना, होगा ही नहीं, राइट? एंड इस नॉर्मल रिएक्शन का आपको पता चल रहा है एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है या नहीं है? ये एंगल 30 है, तो इधर आएगा n cos 30 आएगा, मतलब n √3/2। तो ऑब्वियसली इससे ग्राउंड से जो रिएक्शन ऑफर होगा वो भी इंपल्सिव हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो अगर n की बात कर रहे हैं तो ये n पूरे सिस्टम के लिए एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो वो मोमेंटम इफेक्ट नहीं कर सकता है। बट ng जो ऑफर हो रहा है वो तो अब इंपल्सिव है, एंड वो एक्सटर्नल फोर्स टू द सिस्टम है, राइट? एंड अगर एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स किसी डायरेक्शन में लगेगी तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम उस डायरेक्शन में तो नहीं लगा सकते, राइट? तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपके सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगी, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोलिजन के तुरंत बाद भी आपकी मोमेंटम उतनी रहेगी जितनी कोलिजन के पहले थी। क्या आपको आइडिया क्लियर है? ठीक है, एंड इससे ये भी क्लियर हो गया कि वेज जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का देखो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वो वेज को लेफ्ट की तरफ पुश कर देगा। दिख रहा है आपको? दिख रही है? हाँ सर। ठीक है, तो हमें ये पता चल चुका है कि आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये चीज का ध्यान रखना, एंड ये वैसे भी आपको पहले भी समझाया है, एन इंपल्सिव इसलिए एनजी इंपल्सिव होगा, ठीक है? दिस इज इंपल्सिव एंड ये इंपल्सिव है एक्सटर्नल फोर्स, सो देयरफॉर मोमेंटम ऑफ सिस्टम not conserved along vertical, not conserved along vertical। वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, बट हॉरिजॉन्टल में भी लगा सकते हैं। तो कोलिजन के तुरंत बाद का मैं सिचुएशन अब शो कर रहा हूँ। ये हमारा वेज है और ये बॉल है। इस बॉल के लिए दो कंपोनेंट हम शो करेंगे, एक है अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस हमको पता है ये v0/2 ही रहेगी। जो परपेंडिकुलर टू सरफेस थी उसकी वैल्यू हमने कुछ चेंज कर ली है। लेट अस से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे चूज कर लेते हैं, लेट अस से ये x एक्सिस है एंड ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है? तो इसको हमने vy चूज कर लिया, एंड वेज का तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, तो इसको हमने कुछ एक v चूज कर लिया। देखो वेरिएबल समझ आ रहा है कैसे चूज किया हमने? ठीक है, अब आप यहाँ पे डायरेक्शन एंगल का मार्क कर लो, ये 30 है और ये 60 है। तो कंपोनेंट जब लोगे तो ये आएगा v0/2 into cos 30 which is √3/2, एंड vy का कंपोनेंट लोगे तो vy into cos 60 मतलब हाफ आएगा, करेक्ट है? अब आप बोलोगे सर आपने कंपोनेंट का कंपोनेंट ले लिया, बट कंपोनेंट का कंपोनेंट अगर लेते हैं तो सारे कंपोनेंट का लेना होता है, याद है आपको? एक कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं ले सकते, बट सारे कंपोनेंट का कंपोनेंट लोगे तो दैट इज अ टेक्निकली करेक्ट थिंग, राइट? तो यहाँ पे वही काम हमने किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके पास वेरिएबल कितने थे याद करो, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन योर सिचुएशन? ये डायग्राम में हमने कितने वेरिएबल चूज किए? देखो डायग्राम में दो वेरिएबल है, एक vy और एक v, राइट? दो वेरिएबल के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन। हर एक कोलिजन का क्वेश्चन जो है दो ही इक्वेशन से सॉल्व होता है, हर एक कोलिजन का क्वेश्चन। पहला है कौन सा? मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड दूसरा है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट? तो ये दो इक्वेशन बनेंगे आपके एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व होएगा। तो अब पहला इक्वेशन लिख रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, ठीक है? तो मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं हो सकती, ये आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो पहले मोमेंटम कितनी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? देखो कितनी थी, ये बॉल वर्टिकली गिर रहा था ना? हाँ वर्टिकल सर। तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था? नहीं। तो बाद में भी कितना होना चाहिए? 0। तो 0 शुड बी इक्वल टू, अब हम लेफ्ट या 0 इक्वल टू नेट मोमेंटम लिख सकते हो, या लेफ्ट का मोमेंटम इक्वल टू राइट का मोमेंटम, ये भी तो लिख सकते थे ना?
हाँ सर। है ना, वो भी लिख सकते थे। तो दोनों लिखने का एक एक तरीका है। तो मैं 0 लिख लिया है मैंने, तो अब नेट मोमेंटम इक्वल टू बस 0 लिखूंगा। मासेस कितने एक बार जस्ट देख लो। बॉल का मास 1 kg है एंड वेज का मास 2 kg है, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। पहले वेज का लिख रहे हैं, दैट विल बी 2 kg into v, एंड फिर अब बॉल के लिख रहे हैं, तो प्लस 1 into vy/2 एंड माइनस ऑफ 1 into v0 into √3/4। देखो समझ आई आपको इक्वेशन? चेक करो एक बार। हाँ सर। ठीक है, सो फाइनली आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो आ रही है 2vy plus 8v is equal to √3v0। ये आपकी पहली इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी सर इक्वल। लग रहा है स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ बेटा, स्क्रीन फ्रीज हो गई, चेक करो। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हम लिखेंगे, दैट विल बी e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको हाफ दे रखा है, सो दैट विल बी हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एंड जितने भी लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन आप लगाते हैं वो किसके अलोंग लगाते हैं? नॉर्मल के अलोंग ही लगाते हैं ना, राइट? नॉर्मल के अलोंग, तो नॉर्मल के अलोंग, ये वाली लाइन के अलोंग वेज का वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो ये वाली एंगल है 60, तो इसकी कंपोनेंट कितनी आएगी? v cos of 60। करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है, वेज का सरफेस का देखो, तो अब आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी दिख रही है? v cos 60 माइनस vy दिख रही है, दिख रही है? v cos 60 माइनस vy दिख रही है? हाँ सर। ये देखो, ये वेज इधर जा रहा है कितने से? v cos 60 से, एंड बॉल उसको अप्रोच कर रहा है कितने से? vy से। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हुई है? v cos 60 माइनस vy हुई ना? हाँ सर। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखो। सो v cos of 60 minus of vy, that has to be equal to half of velocity of approach। अप्रोच कितने से कर रहा था? v0 into √3/2। सो v0 into √3/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वैल्यू आ रही है आपके पास 2v minus of 4vy is equal to √3v0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। ठीक है, आपको निकालना क्या था? आपको वेज की वेलोसिटी निकालनी थी ना? अच्छा, बॉल की भी निकालनी है, बॉल और वेज दोनों की निकालनी है, मतलब दोनों ही निकालना है। ठीक है, चलो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4vy माइनस ऑफ 16v इज इक्वल टू 2√3v0। इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा ये वाला टर्म कैंसिल, और ये आएगी माइनस ऑफ 14v माइनस 14v। ये पीछे जा रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या मैंने? पीछे तो कैसे आएगा? तो आगे ठीक ही तो आएगा। एक मिनट को कैलकुलेशन एक बार चेक करने दो। 0 इज इक्वल टू 2v प्लस 1vy/2। ठीक है, ये फिर 1 into v0/2 into cos 30 मतलब √3/2, तो v0 into √3/4। ठीक है, ये तो इक्वेशन हमारे पास बन रही है √3v0 is 4 to the 8v plus 2vy। ये तो ठीक है। velocity of separation is half of velocity of approach, so velocity of separation was v cos 60 minus of vy। ठीक है, and that will be half of velocity of approach, which is v0 into √3/2। that is also correct, so v0 into √3/4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 इधर मल्टीप्लाई किया तो 2v हो गया एंड माइनस 4vy हो गया, एंड यहाँ √3v0 हो गया। ये भी करेक्ट है। फिर क्या गलती कर रहे हैं? प्लस 16v है ना, गलती क्या लिख रहे हैं? प्लस 16v है। ठीक है, सो ये हो गया 16 + 2 is 18। 18v इज इक्वल टू, ये आ रही है आपके पास 3√3v0 आ रही है। तो इसका मतलब है v की वैल्यू को बदल के वेलोसिटी ऑफ वेज इज √3v0 डिवाइडेड बाय 6। ये आपकी वेज की वेलोसिटी मिल गई है। एंड वंस यू गॉट वेलोसिटी ऑफ वेज, अब आप vy भी निकाल सकते हैं। तो vy की वैल्यू आएगी आपके पास, vy आप किसी एक इक्वेशन से निकाल लो, तो vy को आप लिख सकते हो दैट इज 2v माइनस ऑफ √3v0 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगी 2v मतलब √3v0
divided by 3 minus of root 3 v naught divided by 4. तो ये आ रही है आपके पास 3 root 3 minus क्या किया मैंने लिख लिया, तो ये आ जाएगी माइनस ऑफ 2 root 3 डिवाइडेड बाय 3 into 4 और ये v नॉट आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ रही है माइनस ऑफ रूट 3 v नॉट बाई 6 आ रही है। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी आपको मिल चुकी है। एंड आपको उसने पूछा था कि नेट वेलोसिटी उसकी कितनी आएगी ये फाइंड करनी है, मतलब जो बॉल है उसकी वेलोसिटी उसने पूछी थी। तो बॉल के पास आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी, सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर निकालनी है तो दैट विल बी रूट अंडर ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx आपका कितना था v नॉट बाई 2 एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस vy इज रूट 3 v नॉट बाई 6 एंड इसका स्क्वायर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक है। dy की वैल्यू जो नेगेटिव आई है उससे क्या पता चला है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका क्या होगा, उल्टा होगा, vy का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब वो रिबाउंड कर गया बेसिकली, समझ आ रही है, हाँ टकराने के बाद वो रिबाउंड कर गया है। बट वेज का वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकता था, ये श्योर है, क्योंकि वेज तो जो इम्पल्स लगा है वो ऐसा इंक्लाइन होके लगा है एंड उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो राइट की तरफ ही है, तो वो तो राइट की तरफ ही जाना था। तो अगर v अगर आ रहा है नेगेटिव है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वेज जो है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने के लिए तो लेफ्ट की तरफ फोर्स भी चाहिए, वो तो अवेलेबल नहीं था। समझ आइए आपको? हाँ समझ आ रहा है।